हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम डिस्कस करेंगे क्रेमर्स रूल, जो डिटरमिनेंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एंड जेई मेन, जेई एडवांस के लिए भी आप यहां पे अगर अपने पीवाईक्यूज देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ में पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो इसके ऊपर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको यहाँ पे क्या क्या सिनेरियोस पता होना चाहिए, वो सभी कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी प्रैक्टिसिंग इनफ क्वेश्चंस, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपका ये टॉपिक रेडी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस डिस्कशन। आपके यहाँ पर बच्चों जो बेसिक आइडिया है वो क्रेमर्स रूल का आइडियली ये होता है कि हमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बेसिकली आइडेंटिफाई करके बताने होते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पर हमारा मेन गेम होता है। लेकिन इसको पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे मैट्रिसेस की मदद से भी रिलेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि इस डायरेक्शन में जो क्रेमर्स रूल का डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में सोचना हमने आखिर स्टार्ट ही क्यों किया, वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे फील होगा। कंडीशन कुछ ऐसी समझो कि हमारे पास में क्या सिनेरियो है, ताकि आपको यहाँ पर अपनी कहानी जो है ना, उसका बेस वर्क यहाँ पे क्लियर होगा। हमारे पास यहाँ पे बेसिकली 3 इक्वेशंस अवेलेबल हैं, राइट। एंड इनमें 3 वेरिएबल्स है, एक्स, वाई और जेड। जब हमारे पास में 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल होते हैं तो हम उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हमें मिलेंगे जो तीनों पे ऊपर ही लाई करेंगे, राइट। सो ऐसे कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पे इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं, इसको भी सेटिस्फाई करते हैं, इसको भी सेटिस्फाई करते हैं, इस तरह के कुछ पॉइंट्स अगर मैं निकाल के बता दूं तो उसी को हम यहाँ पर बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ऑलराइट, अब यहाँ पे ये जो डिस्कशन हमारे यहाँ पर चल रहा है वो हमने यहाँ पे डायरेक्टली 3 वेरिएबल का स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि मेजॉरिटी आपके जो सवाल यहाँ पे जेई में पूछे जा रहे हैं वो बेसिकली इस कॉम्बिनेशन में पूछे जा रहे हैं, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। अदरवाइज इसी का एक रिड्यूस फॉर्मेट जो आपका हो सकता है वो क्या होता है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला आपके यहाँ पे फॉर्मेट हो सकता है। लेकिन उसका जो ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग है वही आपका इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आपको बहुत ज्यादा क्रेमर रूल तक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली वहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस प्रेडिक्ट कर पाते हो, ठीक है ना। जैसे अगर आप यहाँ पे कोई 2 इक्वेशन अगर देखते हो एक्स और वाई वेरिएबल में, तो आप उन दोनों को लाइन की तरह इमेजिन कर सकते हो ग्राफ के ऊपर, ठीक है ना। तो अगर आपकी पैरेलल लाइन बनी है तो आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा, अगर आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन बनी है तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और अगर आपको ओवरलैपिंग लाइन मिल गई, दोनों सेम ही लाइन से ऐसा मान के चलो, तो आपके उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन उस केस में आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे 3 कैटेगरीज जो है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में सोचना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। वो इसलिए भी यहां पर जेई ज्यादा उसको पुश नहीं करता है, ठीक है ना। आने के लिए सवाल तो वैसे उसके ऊपर भी आ सकते हैं, लेकिन जो मेन स्टे है ना, क्रेमर्स रूल का यहां पर जो मेन रिक्वायरमेंट आता है वो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस में हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। सो आप यहां पे पहले रियलाइज करो कि यार ये मैट्रिसेस से कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो आप जैसे यहां पे जो तीनों इक्वेशंस देख रहे हैं, इनके अंदर हमारे जो कोएफिशिएंट्स है पहले उनको नोटिस करो, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। उससे अगर मैं लेटर से एक नया मैट्रिक्स बना लेता हूं 3x3 का, राइट। फिर मैं एक अलग से एक वेरिएबल मैट्रिक्स क्रिएट कर लेता हूं, कॉलम मैट्रिक्स, जिसके अंदर मैंने एक्स वाई जेड डाल दी, जो मेरे यहाँ पे वेरिएबल्स भी हैं, एक्स वाई जेड मेरे यहाँ पे वेरिएबल्स है जो मैं देख पा रहा हूं। और जो कांस्टेंट मैट्रिक्स यहाँ पर बना है ना, जो राइट हैंड साइड में लिखे हुए कांस्टेंट्स हैं, उनको अगर मैं यहाँ पे बी से डिनोट करता हूं, देन इन दैट केस ये जो इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, मैं ए एक्स और बी के फॉर्मेट में उसको इतने छोटे से इक्वेशन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है ना। ये क्या है, हमारी एक मैट्रिक्स इक्वेशन है। क्या है ये मैट्रिक्स इक्वेशन है, राइट। ये मैट्रिक्स इक्वेशन इक्विवेलेंट है इन तीनों इक्वेशंस के, क्योंकि अगर आप यहां पे a इंटू एक्स करोगे और उसको इक्वेट करोगे तो आप देखो आपको क्या मिलने वाला है। आप जब a इंटू एक्स करने वाले हो तो रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करके a1x b1y c1z आएगा, और जो आपने फर्स्ट एलिमेंट यहां पे कैलकुलेट किया है वो b के फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर होगा, मतलब एग्जैक्टली आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। वैसे ही आप जब यहाँ पे सेकंड मल्टीप्लाई करते हो, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करके कंपेयर करते हो तो आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाती है, थर्ड रो को मल्टीप्लाई करके कंपेयर करते हो तो आपकी थर्ड इक्वेशन बन जाती है, ठीक है ना। सो आप इन्हीं चीजों को कंप्रेस्ड फॉर्मेट में ax इक्वल टू b के जैसा लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप ये मान सकते हैं कि हमारे यहाँ पे काम है कि हम x मैट्रिक्स, जो कॉलम मैट्रिक्स हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, उसको फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है ना। सो अगर मैं यहाँ पे इसको फाइंड करना चाहता हूं तो मैट्रिसेस का आइडिया हम यहाँ पर क्या बोलेगा कि आप ऐसा करो, दोनों साइड a इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। अगर मैं दोनों साइड a इनवर्स मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आपका कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब यहाँ पे x बचेगा केवल, और ये आपका a इनवर्स इंटू b जो कैलकुलेट हो चुका है, वहां से आपकी जो सॉल्यूशन है वो निकल कर आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा एक आइडिया हो सकता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, मैंने स्ट्रेट लाइंस की मदद से जो आपको यहाँ पर अभी डिस्कशन ओरली बताया था, उसके अंदर भी यही मेन आइडिया पूछा जाता है कि यार आपके पास में अगर कुछ साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं तो आपके इसमें कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। एक सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा, नो इन द सेंस कोई सॉल्यूशन नहीं आया,
या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आएंगे। तो हम बेसिकली उस डायरेक्शन में अपने डिस्कशंस को ज्यादा लेके जाना चाह रहे होते हैं, ठीक है ना। जबकि इस तरह से अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो एक जो चीज मुझे नजर आ रही है वो ये है कि अच्छा एक्स निकल तो जाएगा, लेकिन उसके लिए ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, है ना। तो अगर निकल भी रहा होगा तो ये प्रोसेस थोड़ा सा यहाँ पे टीडियस फील होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता है, राइट। दूसरा, अगर यहाँ पे इनवर्स नहीं निकल पाए तो हमें एडजॉइंट की मदद से यहाँ पे कंक्लूड करना पड़ता है कि हमारे यहाँ पे जो सॉल्यूशंस हैं वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे या फिर आपके नो सॉल्यूशन की कैटेगरी डेवलप होने वाली है, ठीक है ना। अच्छा, वो कब होगा, इनवर्स कब नहीं निकलता है, जब आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, किसका, ए का। अब ए का डिटरमिनेंट मतलब क्या है, ए का डिटरमिनेंट मतलब आपके यहाँ पर ये जो कोएफिशिएंट से बनने वाला मैट्रिक्स था उसका डिटरमिनेंट, राइट। सो हम कहीं ना कहीं इस डिटरमिनेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम आगे किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, राइट। नाउ व्हाई आई हैव शोन यू दिस आइडिया। हालांकि इसका यहाँ पे क्रेमर रूल से ज्यादा रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर आप इसको पहले देख लेते हो तो आपको फील होता है कि क्रेमर रूल जब आप यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हो फॉर दीज 3 इक्वेशंस, तो सबसे पहले इस डेल्टा की बात क्यों की जाती है, ठीक है ना। ये वही डेल्टा है जो ए नाम की मैट्रिक्स हमने क्रिएट करी थी, उसका जो डिटरमिनेंट है ना, इसलिए हमने यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखा हुआ है, और उसी चीज को क्रेमर रूल में डेल्टा बोला गया है, ठीक है ना। क्या करना है, अपनी इक्वेशंस को देखना है, इक्वेशंस को देखकर आपको अपना एक सबसे पहले डेल्टा कैलकुलेट करना है, राइट। अगर ये डेल्टा आपने कैलकुलेट किया तो उसके साथ साथ क्रेमर्स रूल हमें यहां पर क्या फर्दर करने के लिए कहता है, rather than going ahead and finding inverse and then doing multiplication and then getting the value of x, क्रेमर रूल हमें कहता है कि अच्छा डिटरमिनेंट निकालना आपके लिए इजी काम है, आप ऐसा करो मैट्रिसेस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है ना। आपने स्टार्ट यहां से किया, आपने देख लिया कि डेल्टा ए या डिटरमिनेंट ए है ना, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि यार भाई इनवर्स निकल सकता है, नहीं निकल सकता है, आप इस तरह से चीजें लिंक कर सकते हो। लेकिन अभी अब इसको भूल जाओ। अब आप अगर एक्चुअल क्रेमर रूल के ऊपर आते हो, है ना, तो वो कहता है कि देखो आप ना इस एक सिंगल डेल्टा के साथ साथ 3 और डेल्टा कैलकुलेट करो, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। ये डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड आपने क्रिएट कैसे किए हैं, ये आपने क्रिएट किए हैं बाय रिप्लेसिंग डिफरेंट कॉलम्स। यहां पर देखो कि आपने a1 a2 a3 को d1 d2 d3 से रिप्लेस कर दिया है। डेल्टा वाई में आपने b1 b2 b3 को d1 d2 d3 से रिप्लेस कर दिया है, और डेल्टा z में आपने c1 c2 c3 को d1 d2 d3 से रिप्लेस कर दिया है। सो अकॉर्डिंग टू क्रेमर रूल, जो आप यहां पे 4 डेल्टा देख पा रहे हैं, डेल्टा के साथ में डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, इन चारों की मदद से आप यहां पे जो एक्स वाई जेड वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, जस्ट बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला कि भाई एक्स इंटू डेल्टा करके आपका डेल्टा एक्स बनेगा, y इंटू डेल्टा करके आपका डेल्टा y बनेगा, एंड z इंटू डेल्टा करके आपका डेल्टा z बनेगा। ऐसा क्रेमर रूल हमें बता रहा है। क्रेमर्स ने हमें यहां पर बताया कि देखो ऐसा करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा, आपको यहां पर इस तरह से कोई मैट्रिक्स कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप ये काम कर लो, ठीक है। सो हमें यहां पे देख के काफी अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया बात है। अगर मैं x निकालना चाहता हूं तो डेल्टा से डिवाइड कर दूंगा, यहां पे y निकालने के लिए डेल्टा से डिवाइड कर दूंगा, और यहां पे z निकालने के लिए डेल्टा से डिवाइड कर दूंगा, और मेरा यहां पे सॉल्यूशन आ जाएगा। एक्स वाई जेड निकालना ही तो हमारे यहाँ पे मेन टारगेट है। अच्छा, अब ये हम स्टोरी नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि उसने कैसे सोचा कि यहाँ पे ये डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड हमें आगे चल के हेल्प करने वाले, ठीक है ना। हम मान रहे हैं कि क्रेमर्स रूल की जो थ्योरी है वो उसने यहाँ पे जैसे भी सोची होगी, लेकिन अभी उसने सोच के हमें जो बता दिया है हम उस चीज को आगे फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है ना। सो इन्होंने यहाँ पर हमें बोला है कि 4 डिटरमिनेंट निकालो, हम भी यहाँ पे 4 डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, और उसकी मदद से एक्स वाई जेड कैसे निकल सकते हैं वो वाली इक्वेशंस को स्टडी कर रहे हैं, राइट। लेकिन अब जैसे ही हम ये काम करना स्टार्ट करते हैं, है ना, वैसे ही एक चीज तो दिमाग में आती है कि अगर तो आपको यहां पे डेल्टा 0 के बराबर नहीं है तो बहुत ही अच्छा सिचुएशन है, क्योंकि अगर डेल्टा आपका नॉन जीरो है तो आप उससे डिवाइड काफी इजीली और कन्वीनियंटली कर पाओगे, और आपको यहां पे एक्स वाई जेड एक यूनिक कॉम्बिनेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड का एक यूनिक कॉम्बिनेशन, मतलब एक सिंगल ट्रिपलेट आपके पास में आ जाएगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास में अवेलेबल थी, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर यहां पे डेल्टा की वैल्यू ही 0 आ जाएगी, तो वहां पे हमें पढ़ने पड़ते हैं यहां पर डिफरेंट केसेस जो क्रेमर्स रूल में हमें यहां पे बताए जाते हैं, ठीक है ना। सो एक सिनेरियो हमारे यहां पर जो बनता है, जो सबसे सिंपल सिनेरियो है, वो ये है कि डेल्टा की वैल्यू आपकी 0 नहीं आई है, आपकी किस्मत अच्छी है, डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं आई है, ऑलराइट। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, देन इन दैट केस ये गारंटी है कि आपके पास में क्या आने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है, और इस तरह के इक्वेशन को ही हम कंसिस्टेंट इक्वेशंस भी कहते हैं।
कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि भाई कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस आना चाहिए। सॉल्यूशन आपका अगर एक आ रहा है तो भी वो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन अगर आपके इनफाइनाइट आ रहे हैं तो भी वो सॉल्यूशन है, ठीक है ना। सो आपके पास में चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन का सिनेरियो हो चाहे यूनिक सॉल्यूशन का सिनेरियो हो, दोनों ही क्या बेसिकली टर्मिनोलॉजी फॉलो करते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंडर ये दोनों ही केसेस फॉल करते हैं, राइट। लेकिन अभी पर्टिकुलरली जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है कि डेल्टा अगर आपका जीरो नहीं है तो आपके पास में एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा और उसकी वैल्यू इस तरह से आपको मिलने वाली है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा और डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा करके आपकी वैल्यू निकलती है, ठीक है ना। दिक्कत आना स्टार्ट होती है जब हम कहते हैं कि यार डेल्टा ना लेकिन आपका जीरो आ गया है, तो ये दूसरा आपका यहां पर स्ट्रक्चर बनता है, दूसरा आपका यहां पर फ्लो बनता है सॉल्यूशन का, जहां पे डेल्टा जीरो आ चुका है। तो आप यहां पे सोचो कि यार देखो डेल्टा आपका जीरो आ चुका है, आपको पहले से पता है, लेकिन अब जब आपने यहां पे ये तीनों कैलकुलेट किए तो इन तीनों में से अगर बाय चांस कोई एक नॉन जीरो हो जाए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। देखो इन तीनों में से कोई भी एक अगर नॉन जीरो आ जाए या दो नॉन जीरो आ जाए या तीनों के तीनों नॉन जीरो आ जाए तो प्रॉब्लम क्या होगी। लेट से आपका डेल्टा एक्स नॉन जीरो आ गया, सो डेल्टा एक्स अगर आपको नॉन जीरो है लेकिन डेल्टा जीरो है, तो हम ये इक्वेशन सॉल्व करना चाह रहे हैं कि एक्स के अंदर क्या मल्टीप्लाई, सॉरी एक्स के अंदर जीरो मल्टीप्लाई करके ये नॉन जीरो क्वांटिटी लाके बतानी है, समझे। एक्स कोई ऐसा नंबर मुझे ढूंढ के बताना है जिसमें जीरो मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नॉन जीरो क्वांटिटी मुझे मिल जाएगी। अब ऐसा एक्स कहां से ढूंढ के लाओगे, ऐसा एक्स कहां से ढूंढ के लाओगे जिसके अंदर जीरो मल्टीप्लाई करने पे नॉन जीरो बन जाए। तो ये सीधे सीधे आपको इंडिकेट कर देता है कि यार ये सिचुएशन आपके नो सॉल्यूशन की सिचुएशन होना चाहिए। इसलिए इस पॉइंट पे लिखते समय हमने यहां पे डायरेक्टली डिवीजन वाला एक्सप्रेशन जो यहां लिखा है आफ्टर वी नो द कंडीशन की डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो हमने यहां पे नहीं लिखा था क्योंकि यहां पे डेल्टा के जीरो होने के चांसेस हैं जहां पे हमें केसेस को डिस्कस करना पड़ता है, राइट। सो अगर आपके पास में यहां पे राइट हैंड साइड में कहीं पर भी अगर नॉन जीरो वैल्यू है और डेल्टा ऑलरेडी आपको पता है कि जीरो है, देन इट इंडिकेट्स डायरेक्टली कि यार ये नो सॉल्यूशन वाला आपका सिनेरियो है, ठीक है ना। कौन सा, नो सॉल्यूशन वाला आपका सिनेरियो हो जाएगा अगर आप ये कहते हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड इज नॉन जीरो, क्योंकि ये तो जीरो है ही है। यहां पे अगर कोई भी एक नॉन जीरो आपको मिल जाता है तो नो सॉल्यूशन आता है, और ये जो नो सॉल्यूशन वाला सिनेरियो है इसी को हम इनकंसिस्टेंसी कहते हैं, ठीक है ना। तो इनकंसिस्टेंसी केवल एक ही तरीके से आती है जब नो सॉल्यूशन है, उसी को बस हम यहां पे इनकंसिस्टेंट कहते हैं। अदरवाइज इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो चाहे आपका यहां पे यूनिक सॉल्यूशन हो, दोनों को ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन को हम कंसिस्टेंट कहते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि बस सॉल्यूशन आ जाना चाहिए, कितना आया है उससे हमें मतलब नहीं है, यूनिक आया तो भी चलेगा और इनफाइनाइट आया तो भी चलेगा, है ना। चलिए, तो अगर आपको ये वाला ब्रांच अगर क्लियर हो चुका है तो अब नेक्स्ट ब्रांच के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट ब्रांच में अगर आप यहां पे देखते हो तो हमने यहां पर सिनेरियो बनाया है कि नहीं यार डेल्टा तो जीरो था ही था, उसके बाद में ना अब ये सब के सब भी जीरो हो गए हैं, सब के सब जीरो हो गए हैं, सब के सब ऑल आर जीरो। तो अगर चारों के चारों आपके जीरो हो गए हैं तो आपकी इक्वेशन देखो कितनी बढ़िया बनी है, इधर जीरो है, इधर जीरो है, इधर जीरो है, इधर जीरो, इधर जीरो, इधर जीरो। तो आपको यहां पे एक्स, वाई और जेड कुछ ऐसे वैल्यूज निकाल के बताना है जिसमें जीरो मल्टीप्लाई करके जीरो आ जाए, राइट। सो अब यहां पे फील ऑलरेडी हमें आना स्टार्ट हो जाएगा कि यार ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ही कुछ ना कुछ सिनेरियो बन रहा होगा, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ही कोई ना कोई सिनेरियो बन रहा होगा। ये ऑलरेडी हमें फील आना स्टार्ट हो चुका है जब चारों के चारों आपके डेल्टा जीरो के बराबर हो चुके हैं। बस यहां पे कैच इतना सा है कि कुछ आपके क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जिसके अंदर यहां पर आने के बाद भी आपको नो सॉल्यूशन मिले। 99.99% ऑफ द केसेस में ये चीज इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही इंडिकेट करती है। जब आपका डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड जीरो हो चुका है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन 99.9% ऑफ द केसेस आपको क्या मिलता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही यहां से आपका कंक्लूजन मिलता है। बट थोड़ा बहुत यहां पे पॉसिबिलिटी यहां पर जो आती है, ठीक है ना, वो नो सॉल्यूशन की भी बनती है। तो हमें यहां पे थोड़ा सा बस केयरफुल रहना चाहिए कि कहीं हमारे पास में ऐसा सवाल तो नहीं आके भिड़ गया जो एक रेयर सिनेरियो है, ठीक है ना, जहां पे आपको नो सॉल्यूशन बेसिकली मिल रहा है, कहीं वो तो नहीं आ गया। इस चीज को हमें थोड़ा सा केयरफुली चेक करना चाहिए। आपको एक दो क्वेश्चन में यहां पे कराऊंगा ऐसे टिपिकल से, जहां पे ये बात आपको क्लियर हो जाएगी कि इसके साथ में डील कैसे किया जाता है। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप यहाँ पे हल्का फुल्का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जैसे अगर आप लेट से जेईई मेन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसके अंदर ज्यादा इन डेप्थ कुछ हमें दिख ही नहीं रहा है कि यार सवाल में कुछ इन डेप्थ है, ठीक है ना, ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल क्वेश्चन है क्रेमर रूल का, ठीक है ना, तो वहां पे आप बिंदास चारों को जैसे जीरो देखोगे ना, आप वहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन कमेंट कर देना, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है,
राइट? ऑलराइट, सवाल करके और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना? याली बात सुन के बच्चे थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, है ना, कि सर हमें तो यहाँ पे लेकिन हमेशा ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन बताया है, आप कैसे यहाँ पर जो है नो सॉल्यूशन भी इंडिकेट कर पा रहे हो, ठीक है ना? हमारे टीचर ने तो केवल इनफाइनाइट सॉल्यूशन बताया था। क्यों बताया था? क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में वही होता है, इसलिए आपके टीचर ने भी जो बताया वो सेफ वाला ऑप्शन ही आपको यहाँ पर बताया है। बट मैं ज्यादा सेफ ऑप्शन आपको यहाँ पर बेसिकली बस बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी हो सकता है कि आप इसमें नो सॉल्यूशन वाला सिनेरियो बन रहा हो, ठीक है ना? चलिए डिस्कस करेंगे उस चीज को भी। एंड एक बात और काफी इंटरेस्टिंग सी यहां पर निकल कर आती है कि जब भी हमारे पास में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं तो केवल कभी कभी ये बोल देने से सफिशिएंट नहीं होता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, वो हमसे पूछ लेते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन किस फॉर्मेट के आएंगे। जैसे मैंने आपको भी यहां पर बोला था कि यार आपके पास में चारों ही जीरो हो गए हैं, राइट? इधर भी जीरो, 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 इधर भी जीरो। तो आपके दिमाग में ऐसा आया होगा ना कि हम तो एक्स वाई जेड कुछ भी डाल सकते हैं, इसका मतलब आया होगा, राइट? क्योंकि ये स्टेटमेंट सुनने से ऐसा ही दिमाग में आता है कि एक्स कुछ भी डालो, वाई कुछ भी डालो, जेड कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, बस हो जाएगा सेटिस्फाई। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं डाल सकते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ये मतलब होता है कि इन तीनों को देख के अगर आप यहां पर देखोगे ना तो बहुत सारे आपके यहां पे जो कॉम्बिनेशंस हैं एक्स वाई जेड के ट्रिपलेट्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अंदर 1 0 1 सेटिस्फाई करता है तो आप रैंडमली यहां पे 1 10 और 1 डालोगे तो भी सेटिस्फाई करेगा, इस बात की गारंटी कोई नहीं दे रहा, समझे? मतलब ये इक्वेशन भी तो अपने आप पे सेटिस्फाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, राइट? सो देयर आर सम पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस जो सेटिस्फाई हो रहे होते हैं, बट वो भी कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है ना? सो इनफाइनाइट वाला जो आपका सवाल होता है उसके अंदर रादर देन आस्किंग यू ओनली दिस कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कौन से सिनेरियो में जनरेट होगा, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि उस इनफाइनाइट सॉल्यूशन में जो आपके सॉल्यूशंस आएंगे उसका पैटर्न क्या होगा, राइट? सो वो पैटर्न निकालने वाला जो थॉट है वो भी हम क्वेश्चन में ही डिस्कस करेंगे तो बेटर है। बट ये वाला जो आपका पेज है ये थ्योरी के लिए आपके लिए काफी अच्छा है, रिविजन के लिए काफी अच्छा है, जहां पे आप जब रिटर्न में आके इसको देखोगे तो ये ज्यादा आपको सेंस बना के देगा, ठीक है ना? स्पेशली ये वाला पार्ट यहां पर जो लास्ट में हमने यहां पे डिस्कशन किया है। बाकी इन दोनों में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ये बहुत अच्छे सिनेरियोज हैं। डेल्टा जीरो नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन गारंटीड, आगे बढ़ो। डेल्टा आपका जीरो है लेकिन इन तीनों में से कोई एक नॉन जीरो आ गया, इनकंसिस्टेंसी, नो सॉल्यूशन, आगे बढ़ो, ठीक है ना? जब चारों के चारों जीरो आ गए मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का बेसिकली फॉर्मेट क्या होगा वो अगर पूछ लिया है क्वेश्चन में देखेंगे। अगर आपके पास में चारों के चारों जीरो आ गए तब भी क्या यहां पे नो सॉल्यूशन हो सकता है, क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है? ऑलराइट, सो ये वाली चीज हम क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चलिए हम यहाँ पे अब क्वेश्चंस के साथ में पहले जो हमारे रेगुलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको पहले यहाँ पे टारगेट करते हैं। लेट अस टारगेट समथिंग लाइक दिस। सवाल आपका कभी भी यहाँ पे ये नहीं आएगा कि आप यहाँ पे एक्चुअली एक्स वाई जेड निकाल के बताओ, है ना? क्योंकि अगर यूनिक सॉल्यूशन है भी तो एक्स वाई जेड निकालने के लिए आप एक्चुअली पता है क्या कर सकते हो? यहाँ पे जो बचपन से करते आए एलिमिनेशन प्रोसेस इस्तेमाल करके भी आप एक्चुअली अपने सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन एंटायरली क्रेमर्स रूल अगर यूनिक सॉल्यूशन का ही सिनेरियो है तो। सो एक्स वाई जेड फाइंड करने के लिए एज सच आपको कोई नहीं बोलता है। बोर्ड लेवल पे आपको डेफिनेटली यहां पर बोला जा सकता है कि नहीं आप क्रेमर रूल से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के हमें बताओ, आप अगर क्रेमर रूल से करके बताओगे तो ही हम आपको नंबर देंगे, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन अगर मैं जेई की बात करता हूं तो दे कैन नॉट बी आस्किंग फॉर सॉल्यूशन क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, राइट? सो आपको यहां पे हमेशा ही जो सवाल मिलता है वो कुछ इस कैटेगरी का मिलता है जहां पे हमें दिया रहता है कि ये तीनों इक्वेशंस अगर इस तरीके से डिफाइंड है कि यहां पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप यहां पर बताओ कि ए और बी का वैल्यू कितना आपने लेना चाहिए। ए और बी आपको यहां पे जो अननोन्स दिखाई दे रहे हैं इनकी वैल्यू निकालने के लिए आपको बेसिकली बोला जा रहा है, ठीक है ना? और अल्टीमेटली फिर यहां पे 7a+3b करके आपको फाइनल आंसर मेंशन करना है। ए और बी आ जाएगा तो वो तो हम कर ही लेंगे। सो अब हमें ये सोचना है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन में रास्ता कैसे बन रहा है, ठीक है ना? इनफाइनाइट सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? डेल्टा इक्वल टू जीरो, उसके बाद में सबकी वैल्यू भी जीरो, है ना? इस तरह से हमें यहां पे आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम बेसिकली इस रास्ते पे पहुंच पाएंगे। मतलब इतना तो मिनिमम है, इतना तो करना ही है, राइट? सो दैट इज द रीजन कि हम यहां पे स्टार्ट भी ऐसे ही करना चाहेंगे कि यार सबसे पहले देखते हैं कि यार इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर मुझे गारंटी करना है सो डेल्टा बन कितना आ रहा है उसको जीरो करना जरूरी है। सो डेल्टा का मतलब क्या होता है एक बार फिर से रिकॉल कर लो। डेल्टा मतलब क्या होता है? जो भी आपके यहाँ पे कोएफिशिएंट्स होते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 उनका ही जो यहाँ पे डिटरमिनेंट बन रहा होता है उसको हम डेल्टा कहते हैं, ठीक है ना? सो डेल्टा की वैल्यू पे सारी चीजें डिपेंड करें। लेट अस फाइंड दैट। सो यहाँ पे आ जाएगा आपके उसमें 1 2 -1 x का कोएफिशिएंट लिख लिया 1 2 -1, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 3 -3 एंड उसके साथ में आ जाएगा 2a एंड b। सो इसका सिंप्लीफिकेशन 0 के बराबर होना चाहिए। Now in these kind of questions I usually prefer
यूजिंग सम रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, ताकि मैं यहाँ पे मैक्सिमम लोकेशंस पे जीरो बनाऊं और फिर यहाँ पे अपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करूं। अगर आपको लगता है कि आप इसको डायरेक्टली ओपन करना चाहते हैं, डायरेक्टली ओपन कर लें, ठीक है ना। अल्टीमेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन मैं जो यहाँ पे काम करता हूँ मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल इसलिए लगता है क्योंकि उसके अंदर कैलकुलेशन के मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है ना। सो मैं तो अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये टारगेट देता हूँ कि आप इसको पहले सिंप्लीफाई करो फिर ही यहाँ पर ओपन करो। मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट रो में दोनों जगह जीरो बनवा सकता हूं तो मैं बनवाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वन की मदद से अगर मुझे जीरो बनाना तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आपको वन मिलेगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो -2 मिलेगा। अगला वाला जो है जीरो बनाने के लिए अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो वन को डबल करके सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा तो जीरो बनेगा। अब डबल करके सब्ट्रैक्ट अगर मैं करा रहा हूं, कॉलम वन का डबल सब्ट्रैक्ट करा रहा हूं, तो यहाँ पे आपको a-4 मिलेगा, एंड डबल करके सब्ट्रैक्ट करा रहा हूं तो आपको b+2 मिलेगा, ठीक है ना। सो यहां से मेरे पास में अब जो एक्सप्रेशन आया है इसको ओपन करना और ए और बी में रिलेशन निकालना ईजियर है, ईजियर है। ईजी तो पहले वाला भी है जहां पे आप डायरेक्टली ओपन कर लोगे, बट ये ईजियर है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अब केवल वन के अबाउट ही आपको देखना है क्या बन रहा है। तो यहाँ पे आपके इसमें आ जाएगा b+2 एंड देन यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस करके 2a - 8 = 0, सो दैट इज गिविंग अस 2a + b = 6, राइट। सो ये आपकी कंडीशन रेडी हो गई, 2a + b आपका 6 के बराबर आना चाहिए। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड कंडीशन जो हमें यहाँ पे देखनी है। वो क्या है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए आपका ΔX, ΔY, ΔZ भी 0 होना चाहिए। ΔX, ΔY, ΔZ भी आपका 0 होना चाहिए, राइट। सो आप यहां पर लेकिन अगर अपने कंडीशन को यहां पे ध्यान से देखोगे तो ΔX, अब ये सारी चीजें क्वेश्चन करके समझ में आती है, राइट। इसलिए क्वेश्चंस को यहां पर देखो ध्यान से कि सॉल्व कैसे किया जा रहा है। ΔX में आप क्या करते हो, वो जो कांस्टेंट है उसको A1, A2, A3 की जगह रिप्लेस करते हो। ΔY में B1, B2, B3 की जगह एंड ΔZ में C1, C2, C3 की जगह आप रिप्लेस करते हो, राइट। सो आप यहां पे जब रिप्लेसमेंट सोचोगे, देखो यहां पे जब ये 6a+1 और b का रिप्लेसमेंट आएगा, अगर ये पहले वाले कॉलम में मैं रिप्लेस कर दूं तो यार यहां पे भी ab है और यहां पर भी ab है, तो थोड़ा खराब सा नहीं बन रहा। ΔX जो है उतना अच्छा नहीं दिख रहा। ΔY में भी क्या होगा, यहां पर आपके इसमें ab आ जाएगा और यहां पर भी आपका ab आ जाएगा। बेटर सबसे एक्सप्रेशन यहां पर जो बनने वाला है वो ΔZ का बनने वाला है, क्योंकि हम जिस चीज को रिप्लेस कर रहे हैं उसमें ab था, अब उसको रिप्लेस करके हम फिर से ab वाला ही कॉम्बिनेशन यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो एटलीस्ट ये पहले जो दो कॉन्स्टेंट्स हमें नजर आ रहे थे वो मेंटेन रहेंगे, राइट। सो हम यहां पे इस तरह से अपना कॉल ले सकते हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट डेल्टा दैट वी हैव टू सॉल्व, है ना। सारे के सारे यहां पे बनाने की एक्चुअली क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। सो यहां पर आ जाएगा आपका 1 2 -1 एज इट इज, 1 3 -3 एज इट इज, एंड यहां पे 2ab को बेसिकली हम रिप्लेस कर रहे हैं ΔZ, क्योंकि कैलकुलेशन में जा रहा है। किससे रिप्लेस करेंगे? 6a+1 एंड 2b से रिप्लेस करेंगे। अगेन इसको मुझे 0 करवाना ही पड़ेगा, राइट, क्योंकि मुझे तो आइडियली सबको 0 कराना है। आइडियली तो मुझे ΔX, ΔY, ΔZ तीनों को 0 कराना है, लेकिन ΔZ को भी 0 तो कराना ही है ना, समझे ना। तो इसी को पहले यहां पे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसको अगर मैं यहां पे अब स्टार्ट कर रहा हूं तो अगेन मेरा थॉट क्या है? मेरा थॉट ये है कि यार मैं भी फिर से 0 जितना ज्यादा बनाना चाहूं, है ना, उतना बना के मुझे फायदा ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। तो अगेन अगर मैं यहां पे देखता हूं तो इधर तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कराने से मुझे बेटर एक्सप्रेशन मिल जा रहा है। यहां पे सब्ट्रैक्ट करा के 0 बना के मैं फायदे में हूं। यहां पे सब्ट्रैक्ट कराने के लिए मुझे 6 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। आई एम स्टिल ओके विथ इट। मैं बोल रहा हूं कि ठीक है 6 टाइम्स ही सही, लेकिन सब्ट्रैक्ट जरूर कराते हैं। सो ΔZ का यहां पर जो वैल्यू है उसके अंदर 1 2 -1 मैंने यहां पर संभाल के रखा है, एंड देन व्हाट आई एम सेइंग इज कि अच्छा यहां पे आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करा लो तो यहां 0 बनेगा, यहां पे 1 बनेगा, यहां पे -2 बनेगा। उसके बाद में यहां पे आप 6 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करा लो, कोई बात नहीं। 6 गुना अगर मैं यहां पे सब्ट्रैक्ट करूंगा मतलब 12 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां पे a-11 आ जाएगा, और यहां पे 6 गुना सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये 2b + 6 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इससे मेरे स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन डेफिनेटली कम होने वाले हैं। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, इसको जब ओपन करूंगा 1 के अबाउट, तो यहां पे 2b + 6 एंड माइनस माइनस प्लस करके आपके इसमें यहां पे 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे 2a एंड साथ में कितना आ जाएगा, -22 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 0 के बराबर जा रहा है, ठीक है ना। तो यहां से आपका 2a + 2b कितना हो जाएगा, 2a + 2b यहां पे हो जाएगा आपका कितना, 16 के बराबर के, राइट। और यहां से a + b का वैल्यू आ जाएगा आपका 8 के बराबर। सो a + b का वैल्यू अगर आपका 8 के बराबर आया है, राइट, दीज आर द सेम इक्वेशंस जो आप निकालोगे अगर आप ये रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं करते हो। तो डायरेक्टली भी ओपन करके आप यही इक्वेशन जनरेट करने वाले हो, कोई नई इक्वेशन जनरेट नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। बट जो कैलकुलेशन आप ओपन करने के बाद करोगे वो कैलकुलेशन मैंने डिटरमिनेंट के अंदर ही अंदर कर ली है, बस इतना ही डिफरेंस है। रिकमेंडेशन मेरा तो यही है कि आपने ऐसा सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर क्या है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा दो। दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कराता हूं सो a का वैल्यू क्लियरली हमारा कितना आता है ना, दोनों को सॉल्व करते हुए a का वैल्यू आपका -2 आता है। -2 अगर ये आया है तो b का वैल्यू आपका 10 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना।
सो 10 एंड देन -2 सेटिस्फाइज बोथ द इक्वेशंस। अच्छा, और ये अगर आपके इसमें आ गया है तो आपका फाइनल आंसर अब रिपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वहीं से आप अपना फाइनल आंसर बता सकते हैं। ठीक है ना, आपका जो आंसर है दैट इज बेसिकली 7A प्लस 3B। तो 7A मतलब हो जाएगा -14, 3B मतलब हो जाएगा 30। तो ओवरऑल कैलकुलेशन करके 16 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन रहा है। ठीक है ना, मतलब ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट होना चाहिए। ये ओवरऑल आपके क्वेश्चन का पैटर्न है, ये ज्यादा चेंज नहीं होता है, लगभग इसी पैटर्न पे आपके सवाल बनाए जाते हैं, जहां पर आपको कुछ अननोन्स के ऊपर कमेंट करना है बेस्ड ऑन वॉट एवर क्राइटेरिया दे हैव गिवन अस। ठीक है, ऑलराइट, एक सवाल और करते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे सवाल करते हैं। ये वाला सवाल देखो, है ना, फिर से सिमिलर पैटर्न का सवाल है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन यहां पर भी बोला गया है, यहां पर भी लैम्डा प्लस म्यू निकाल के आपको बताना है। ठीक है ना, सो वापस वैसा ही सवाल क्यों कर रहे हैं क्लास में, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि मैं चाहता हूं कि आप थोड़े कंफर्टेबल रहें विद ऑल द 4 डिटर्मिनेंट्स जो आपको यहां पे निकालने होते हैं, डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की बात है, इसलिए ऑब्वियसली डेल्टा इक्वल टू 0 तो मुझे चाहिए ही। अच्छा, एक बात और यहां पे क्लियर कर लेते हैं, मैंने यहां पे जैसे अपना फाइनल आंसर बता दिया, जबकि मैंने डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई कैलकुलेट ही नहीं किया। समझ रहे हो, मैंने यहां पे डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई कैलकुलेट ही नहीं किया, केवल डेल्टा और डेल्टा जेड के दम पे ही मैंने यहां पर अपना आंसर बता दिया, क्योंकि ये वो पॉसिबिलिटी है, ये ए और बी की वो पॉसिबिलिटी है जहां पे ए डेल्टा भी 0 हो जाएगा और डेल्टा जेड भी 0 हो जाएगा। तो आप अगर ये कह रहे हो कि लेकिन ये वो पॉसिबिलिटी है जिसके अंदर डेल्टा एक्स लेकिन 0 नहीं होता, सर आपने चेक कहां किया? मैंने किया सर चेक, और मैंने जब चेक किया ना तो डेल्टा एक्स 0 हो ही नहीं रहा था सर। तो फिर तो क्वेश्चन ही गलत है। अगर ऐसा हुआ है तो फिर तो क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन ही नहीं सकता, क्योंकि ए और बी का एक ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन अभी यहां पर मिला है जहां पे ये दोनों 0 हो पा रहे हैं। तो अगर जो बचे हुए दोनों हैं वो अगर इन्हीं पॉसिबिलिटीज पे 0 नहीं हो रहे हैं, तो फिर वो तो नो सॉल्यूशन का क्वेश्चन बना हुआ है, आप उस क्वेश्चन में कभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन ला ही नहीं सकते थे। लेकिन क्वेश्चन पूछा नहीं इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, तो आ रहा होगा। क्वेश्चन के ऊपर इतना भरोसा हमने रखना चाहिए कि नहीं, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है यार, आपने अगर यहाँ पे साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और बी निकाले हैं तो वो डेल्टा एक्स को भी 0 कर ही देगा, डेल्टा वाई को भी 0 कर ही देगा। अगर आपको चाहिए अभी के लिए, अगर आप अभी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और अभी अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखते समय और कॉन्फिडेंस चाहिए, तो आप अभी के लिए निकाल के डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई देख सकते हो कि वो 0 आएगा ही आएगा, राइट। बट मुझे क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस है, मुझे पता है कि क्वेश्चन पूछने वाले ने अगर इनफाइनाइट पूछा है तो ऐसा नहीं होगा कि रैंडमली मैंने यहाँ पे ए और बी निकाले हैं, मैंने यहाँ पे इतने मेहनत से ए और बी निकाले और फिर यहाँ पे डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई आपका 0 ना आए फॉर दिस ए और बी का कॉम्बिनेशन, ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट। दैट इज वाई वी आर नॉट सॉल्विंग डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, राइट। अदरवाइज इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए तो इन सब का 0 होना जरूरी है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए इन चारों का 0 होना जरूरी है। हमारा काम लेकिन 2 को ही सॉल्व करके हो गया, क्योंकि मैथमेटिकली 2 अननोन के लिए 2 इक्वेशन से ही काम हो जाता है, राइट। ये है बात। सो अगेन व्हेन यू कम टू दिस क्वेश्चन, है ना, ये मैंने क्यों बीच में से यहां पर आपको वापस बताया, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं तो यहां पर तो मैं डेल्टा को ही डिच कर देना चाहता हूं। मैं बोलूंगा कि यार डेल्टा जब मैं यहां पे कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास में एक ही डेल्टा के अंदर 2 अननोन आ जाएंगे, लैम्डा और म्यू। मुझे लैम्डा और म्यू अगर अलग अलग मिले तो दोनों को कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। सो मेरा तो मानना यह है कि इस क्वेश्चन में एक बार ये जो 2, 5, 33 है वो सेकंड कॉलम में रिप्लेस करवा के डेल्टा वाई कैलकुलेट करवा लेते हैं, और एक बार यहां पे थर्ड वाले कॉलम में रिप्लेस करा के डेल्टा जेड कैलकुलेट करा लेते हैं। वहां से एक बार आपका लैम्डा आ जाएगा, एक बार आपका म्यू आ जाएगा। तो कोई भी यहां पे इंटरफेरेंस नहीं होने वाला उनका, मतलब वो इस तरह से एंटेंगल नहीं होंगे लैम्डा और म्यू के वैल्यूज, जहां पे कैलकुलेशन में आपको दिक्कत हो, राइट। सो मैं तो कह रहा हूं कि हर बार डेल्टा से ही स्टार्ट करना जरूरी नहीं है, आप डेल्टा वाई से स्टार्ट कर लो, डेल्टा वाई से स्टार्ट कर लो। डेल्टा वाई के अंदर क्या होगा, आपका फर्स्ट कॉलम तो इंटैक्ट है, 1, 2 एंड 14 ये एक्स वाला कॉलम है, वाई वाला कॉलम आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे 2, 5 एंड 33 लिख लो, एंड लास्ट में आपका कितना आ रहा है, -3, 5 एंड म्यू, उसको भी आपने हाथ नहीं लगाया है, ठीक है ना। इसको तो 0 होना ही पड़ेगा ना, होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि चारों को 0 होना है तो इसको भी तो 0 होना ही है, तो इसको करके देख लेते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे इसको अगर मैं 0 करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे फिर से देख रहा हूं कि यार मैं मैक्सिमम जीरोस कैसे बना सकता हूं। तो यहाँ पर मैक्सिमम जीरोस बनाने के लिए मेरा थॉट ये है कि यार ऐसा करते हैं कि इन दोनों पोजीशंस पे 0 बनाना मेरे लिए थोड़ा ज्यादा इजी लग रहा है मुझे। पता है क्यों? क्योंकि आप ये तो बोल सकते हो कि देखो सर 1 की मदद से डबल करके सब्ट्रैक्ट कर लो, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ट्रिपल करके ऐड कर लो, यहाँ पे 0 हो जाएगा। लेकिन वो जो ट्रिपल करके ऐड करने वाला यहाँ पे क्वांटिटी है, उससे यहाँ पे काफी बड़े बड़े क्वांटिटीज बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, राइट।
सो इंस्टेड मेरा यहां पे थॉट क्या है कि मैं इन दोनों पोजीशंस पे 0 बना सकता हूं। नीचे वाले पोजीशन पे 0 बनाने के लिए मैं इस 2 का इस्तेमाल कर लूंगा और 1 का इस्तेमाल करके मैं 2 को 0 करवा लूंगा। कैसे करवाऊंगा? यहां पर हम ये कह सकते हैं, कहां पे हट गया भाई, रीडू का भी बटन होता है क्या? कुछ तो था। हाँ, तो आपका यहां पर जो बेसिकली आइडिया है वो क्या है? आपके यहां पर जो आइडिया है वो ये है कि ऐसा करते हैं कि रो 3 गोज टू रो 3 माइनस 7 टाइम्स ऑफ रो 2, 7 टाइम्स ऑफ रो 2, ताकि यहां पर क्या हो जाएगा, आपका 14 बन के 0 हो जाएगा। एंड वंस वी आर डन विद दिस कैलकुलेशन वी विल डू कैलकुलेशन फॉर रो 2 ऑल्सो, एंड रो 2 हो जाएगा रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1। ये दोनों काम जब मैं यहां पे करूंगा तो इन दोनों प्लेसेस पे 0 बनने वाला है। ठीक है, ये सारे काम करने में आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए। ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपने किया नहीं है पहले कभी तो आपको थोड़ा सा डिस्कंफर्ट डेफिनेटली हो सकता है। यू कैन सी कि हम यहाँ पे पहले रो 3 में चेंजेस करना चाह रहे हैं। रो 3 में चेंजेस करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर पहले तो मैं 0 कर लूंगा इसको, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, 7 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करा है। 7 टाइम्स यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो यहाँ पे 35 और यहाँ पे इसका कैंसिलेशन -2 क्रिएट करेगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 7 टाइम्स मतलब 35 मतलब म्यू माइनस 35 आपको मिलेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव। अच्छा, इस चीज को ना थोड़ा सा ऊपर ही लिख लेते हैं। ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट डू दैट वंस अगेन। आपका यहाँ पर जो डेल्टा वाई है उसके अंदर जो मेरा थर्ड वाला यहाँ पे रो है उसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका म्यू माइनस 35, क्योंकि 7 टाइम्स करके फिर यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करने का सोच रहे हैं। जो आपका सेकंड वाला यहाँ पे चेंज हम करना चाह रहे हैं उसके अंदर क्या है, सेकंड वाला जो चेंज हम करना चाह रहे हैं उसके अंदर हम डबल करके सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे डबल करके सब्ट्रैक्ट करके 1 हो जाएगा, यहाँ पे डबल करके सब्ट्रैक्ट करके आपका एक्चुअली 11 होने वाला है। ठीक है ना, डबल करके सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा एक्चुअली, तो 11 बनेगा। एंड फर्स्ट वाले में तो हमने कोई चेंज किया नहीं है तो 1 2 एंड -3 बनेगा, राइट। ये सारी चीजें कन्वीनियंट है, नहीं लगेंगी आपको अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो ये डेफिनेटली मैं मानता हूं। ठीक है ना, सो यहाँ पे हो जाएगा म्यू माइनस 35, यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपका माइनस माइनस होने की वजह से, एंड ये हो जाएगा इक्वल टू 0। सो म्यू का आंसर यहाँ से निकल कर आया है कितना, 35 माइनस 22 विच इज इक्वल टू 13, राइट। सो म्यू का वैल्यू आपका 13 है, ऐसा हमें यहाँ से पता चला है। लेट अस ट्राई अ सिमिलर कैलकुलेशन फॉर लैम्डा एज वेल, जहां पे हम ये कह रहे हैं कि यार देखो, अब रुको, आप ऐसा करो, लैम्डा निकालना है ना तो म्यू वाले को गायब कर दो, मतलब आप यहाँ पे डेल्टा जेड कैलकुलेट कर लो। तो आपके इसमें फर्स्ट रो तो वैसे ही है 1 2 14, उसके बाद में यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 लैम्डा एंड 3, और यहाँ आ जाएगा आपके इसमें 2 5 एंड 33। ऑलराइट, ठीक है। अगेन यू कैन थिंक ऑफ मेकिंग 0 एट दिस प्लेस, और मे बी दिस टाइम यू कैन थिंक ऑफ मेकिंग 0 ओवर हियर ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे अब ये डबल ही बस करना है, डबल करने से उतने बड़े नंबर्स आपके नहीं बन रहे हैं। सो लेट मी डू दैट। ये वाला काम मुझे यहाँ पे ज्यादा आसान लग रहा है, जहां पे C2 गोज टू C2 माइनस C1 एंड C3 ऑल्सो गोज टू C3, अच्छा नहीं सॉरी 2 टाइम्स C2 minus 2 times of C1 and C3 also goes to C3 minus 2 times of C1। डबल करके अगर मैं दोनों में ही यहां पे सब्ट्रैक्शन अगर करवा लेता हूं तो मेरा जो यहां पे डेल्टा Z बनेगा उसको यहां पे ध्यान से देखो क्या यहां पे चेंजेस आएंगे। फर्स्ट कॉलम में मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, डबल करके सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0, डबल करके सब्ट्रैक्ट करूंगा तो लैम्डा माइनस 4, एंड डबल करके सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आपके इसमें यहां पे 28 सब्ट्रैक्ट करके -25 बनेगा, राइट। डबल करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, डबल करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा, डबल करके सब्ट्रैक्ट अगर मैं करता हूं तो यहां पे आपके इसमें कितना बचेगा, 5 बचेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव एज द सिंप्लीफाइड वर्जन, जिसको अब आप यहां पे अगर ओपन करेंगे तो थोड़ा रिलेटिवली जल्दी और बिना गलती के आपके यहां पे आंसर्स निकलेंगे, राइट। तो 1 के साथ में आपको यहां पर क्या मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है आपके पास में 5 टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस 4 एंड माइनस माइनस प्लस करके प्लस 25 इज इक्वल टू 0। 5 से कैंसिलेशन हो जाएगा तो यहाँ पे 5 बचेगा, एंड लैम्डा की वैल्यू आपकी -1 निकल कर आती है इस रीजन से। लैम्डा की वैल्यू आपकी -1 आ चुकी है, म्यू की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है, म्यू की वैल्यू आपकी 13 आ चुकी है, तो लैम्डा प्लस म्यू आपका 12 निकलेगा, जो सी ऑप्शन यहां पर आपका बनेगा, है ना। लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 12, राइट। सो ये आपका बेसिकली क्रेमर रूल का यहां पर अंडरस्टैंडिंग होता है, इस तरीके से आपको यहां पे चीजें करनी होती है। डन। सो नाउ लेट अस कम टू समथिंग डिफरेंट। जैसे कि आप यहां पे अब देखो, इस सवाल में इन्होंने क्या बोला है,
ये सवाल भी आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ही है, मतलब जिस डायरेक्शन में अभी हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमें यहाँ पे आगे बढ़ना है। पहला सवाल भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला ही मैंने पिक किया था आपकी प्रैक्टिस के लिए, सेकंड भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ही पिक किया है और थर्ड भी आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ही पिक किया है। लेकिन थर्ड में बेहतरी क्या हो गई है, इंप्रूवमेंट क्या हो गया है कि अब जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है वो कैसे नजर आएगा वो भी आपको निकाल के बताना है, ठीक है ना। देन द सॉल्यूशन ट्रिपलेट क्या होगी ये भी आपको निकाल के बताना है। जो अननोन्स निकालने यहाँ पे प्योर म्यू वो तो निकालने ही है, राइट। सो अगेन इफ यू लुक एट द एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा, है ना, डेल्टा वाला जो आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन है उसको अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर फिर से फील होगा कि यार नहीं चाहिए मुझे ये 1 2 एंड 3, उसके बाद में यहाँ पे 1 p एंड 2 एंड देन हमारे पास में है 1 4 एंड म्यू, राइट। ये वाला जो आपका एक्सप्रेशन है इसके अंदर हम क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि यार p और म्यू दोनों आ गए, इसको इक्वल टू 0 तो देखो करना पड़ेगा, इसको इक्वल टू 0 तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको अभी के लिए होल्ड पे रखता हूं, ठीक है ना, इंस्टेड अगर मैं लेटर से यहाँ पे डेल्टा z की बात करूं, सो डेल्टा z की बात करूंगा तो 1 1 1 एंड 2p 4 वैसा ही रहेगा, बस यहाँ पे 3 2 म्यू की जगह क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट, मतलब 4 3 3 आ जाएगा, राइट। और इसको 0 करना आई गेस ज्यादा बेहतर है यहां से, क्योंकि अभी एक सिंगल अननोन है तो मेरा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, p इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन से डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अभी के लिए जाने दो, ये अभी हमने यूज नहीं किया है ना। इसको अगर जाने ही दे रहे हैं तो इसको अगर कट भी करना है तो कट कर सकते हो, राइट। वी आर डायरेक्टली स्टार्टिंग विद डेल्टा z। सो यहां पे आप देख सकते हो अगेन मेरा यहां पर जो थॉट है वो ये है कि यार ऐसा करते हैं 3 टाइम्स करके सबट्रैक्ट करा लेते हैं ताकि यहां पर आपको 2 जीरोस मिल जाएंगे। सो दैट इज द आइडिया कि लेट अस टेक c3 गोज टू c3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ c1, राइट। सो आपका जो डेल्टा z का कैलकुलेशन है इट विल बिकम 1 1 1, उसके बाद में आ जाएगा आपका 2p एंड 4 और यहाँ पे आ जाएगा ट्रिपल करके सबट्रैक्ट कराया तो 1 0 0, बस। तो आप यहाँ पे क्या करो, अब कॉलम 3 के अबाउट ओपन कर लो डिटर्मिनेंट अपना। सो कॉलम 3 के अबाउट अगर आप यहाँ पे ओपन करके इक्वल टू 0 करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 माइनस पी। सो 4 माइनस पी शुड बी इक्वल टू 0, तो p हैज टू बी इक्वल टू 4। ये आपका कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया, राइट। p का वैल्यू आपका जैसे ही 4 आता है वैसे तो आपको यहाँ पर पता चल जाता है कि आपको ऑप्शन 4th वाला ही करेक्ट होना चाहिए, राइट। ज्यादा आगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑप्शंस उतने अच्छे तरीके से क्रिएटेड नहीं है, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन थोड़ी जो लर्निंग है यहाँ पर उसके ऊपर फोकस करते हुए आगे भी कैलकुलेशन करते हैं। एंड इफ आई हैव टू कैलकुलेट द नेक्स्ट अननोन म्यू, तो म्यू कहां पर प्रेजेंट है, म्यू आपका यहाँ पे थर्ड में प्रेजेंट है ना, तो ऐसा करते हैं कि सेकंड वाले को हटाने की कोशिश करते हैं। या फिर अब आप ये कर सकते हो कि p का वैल्यू पता है तो यहाँ पे 4 डाल दिया, समझ रहे हो। अब आप रिवर्स में डेल्टा के ऊपर जा सकते हो इफ यू वांट, राइट। तो डेल्टा के ऊपर जाने के लिए अगर आप यहाँ पे p की वैल्यू 4 डालते हो तो आपके पास में यहाँ पे म्यू में एक सिंगल इक्वेशन बनेगी, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। या फिर आप क्या बोल सकते हो कि अच्छा ठीक है, हमने तो यहाँ पर क्या किया, इस बार जो है 2p 4 को पूरी तरह से रिप्लेस करके उसकी जगह 4 3 3 ही रिप्लेस कर दिया, विच विल क्रिएट डेल्टा y, है ना। तो लेट अस डू वन क्वेश्चन जिसके अंदर डेल्टा ही नहीं कैलकुलेट किया, क्या दिक्कत है ना। ऐसा भी एक सॉल्यूशन हमारे पास में होना चाहिए लिखा हुआ जहां पे केवल डेल्टा z और डेल्टा y से हमने काम चला लिया, राइट। सो हम डेल्टा y के लिए क्या करते हैं, 1 1 1 को तो वैसे रखेंगे, ये जो 2p 4 है उसके प्लेस में 4 3 3 को रिप्लेस करेंगे, एंड देन जो एक्चुअल आपका कॉलम था 3 2 म्यू उसको वैसा ही लेके चलेंगे, राइट। इसको भी मुझे इक्वल टू 0 करना है। अगेन यहाँ पे सबट्रैक्शन दिख रहा है हमें कि इस बार c2 गोज टू c2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ c1 विल वर्क प्रीटी इजी फॉर अस। सो यहाँ पे 1 1 1 को ऐसे रखते हैं, 3 गुना सबट्रैक्ट करेंगे तो 1 0 0, उसके बाद में यहाँ पे तो कोई सबट्रैक्शन हमने किया नहीं है तो यहाँ पे 3 2 एंड म्यू आपके पास आएगा। एंड देन अगर मैं कॉलम 2 के अबाउट ओपन कर रहा हूं तो -1 के साथ में मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, म्यू -2, और ये 0 करने के लिए म्यू का वैल्यू आपने 2 लेना चाहिए, हमें ये पता चला, ठीक है ना। सो एक वैल्यू आपका 4 है, एक वैल्यू आपका 2 है, दोनों ही इस ऑप्शन के साथ में कंप्लाई कर रहे हैं, राइट। बट नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट लर्निंग वाला सेक्शन जहां पर हम ये कह रहे हैं कि यार वो जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप कह रहे हो ना कि निकलेगा अंडर दिस सिनेरियो कि p आपने 4 ले लिया, म्यू आपने यहां पर 2 के बराबर ले लिया, वो दिखेंगे कैसे, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिखेंगे कैसे, क्या वो रैंडमली कोई भी XYZ का कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, राइट। सो वो कुछ इस तरह से आपका दिखेगा। इस चीज को बेसिकली अब यहाँ पे हम एक बार सॉल्व करके देखते हैं एंड देन वी विल गो बैक टू दैट फ्लो चार्ट जो भी आपको यहाँ पर मैंने बताया था, ताकि उस फ्लो चार्ट का भी आप थोड़ा सेंस अब बना पाओगे, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे ऑलरेडी जानता हूं, है ना, पहली वाली इक्वेशन में तो कोई अननोन था ही नहीं, तो उसको यहाँ पे लिख लेते हैं x + 2y + 3z इज इक्वल टू 4, है ना। ये हमारी एक इक्वेशन है, p का वैल्यू 4 आ चुका है तो x + 4y + 2z इज इक्वल टू 3, ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। एंड म्यू का वैल्यू क्योंकि आपका 2 निकला है तो यहां पे इक्वेशन आपकी बनेगी x + 4y + 2z इज इक्वल टू 3, राइट।
आपने यहां पर क्या नोटिस करना चाहिए कि जैसे ही आप यहां पे अपने करंटली पी और म्यू के वैल्यू को इनपुट में डाल रहे हो, ये दोनों तो आपके इक्वेशंस ही सेम हो गए, ये दोनों आपके इक्वेशंस ही सेम हो चुके हैं। और ये दोनों इक्वेशंस अगर आपके सेम हो चुके हैं तो इसमें से एक को हम हटाते हैं, यहां पे सेम ही इक्वेशंस है, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर समय दिमाग पे जोर क्यों देना कि यहां पे तीन तीन इक्वेशन सॉल्व करनी है, दो ही इक्वेशन सॉल्व करनी है, वो जो ऊपर लिखी है वही वाली दो सॉल्व करनी है, राइट। और अगर ये ऊपर वाली दोनों इक्वेशंस आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए कोई कहता है, तो अब हो क्या गया है चक्कर यहां पे कि आपके पास में नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है और वेरिएबल ज्यादा है। तो ऐसे सिनेरियो में आप क्या करते हो, इनमें से किसी भी एक वेरिएबल को कोई कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हो, टी मान लो, लैम्डा मान लो। इस क्वेश्चन में जैसे इन्होंने लैम्डा यूज किया है तो हम भी लैम्डा मान लेते हैं। तो हम यहां पर क्या करते हैं, यूजुअली z को लैम्डा मान लेते हैं, राइट। आप x y z में से किसी भी एक वेरिएबल को लैम्डा मान सकते हो, ठीक है ना। अगेन आई नो कि मैं किस डायरेक्शन में बेसिकली अपने आंसर को निकालना चाह रहा हूं, इसलिए मैं यहां पे एक पर्टिकुलर वेरिएबल को यहां पे केयरफुली लैम्डा के बराबर सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। जैसे मैंने यहां पर बोला कि z का वैल्यू आपका लैम्डा है, राइट। सो मेरे पास में जो नई इक्वेशंस क्रिएट हो रही है वो कैसे हो जाएंगी, x + 2y = 4 - 3 लैम्डा, है ना। यहां पे लैम्डा बोल के उसको उस तरफ भेज दिया, एंड देन यहां पे आपके इसमें क्या बचेगा, x + 4y = 3 - 2 लैम्डा, है ना। इसको भी लैम्डा डाल के उस तरफ भेज दिया। नाउ दिस बिकम्स टू इक्वेशन टू वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ z, x और y। अब कैसे यहां पर आपके वैल्यूज क्रिएट करेंगे वो हम यहां पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है ना। सो दो इक्वेशन दो वेरिएबल का तो यहां पे सिस्टम आपको बहुत इजीली सॉल्व करते आता है, एंड यहां पर तो दिख ही रहा है कि सब्ट्रैक्ट करने से काम हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट अगर मैं कराता हूं तो मुझे 2y मिलेगा यहां पे, एंड अगर मैं सब्ट्रैक्ट कराऊं तो यहां पे -1 मिलेगा, यहां पे सब्ट्रैक्ट करा के लैम्डा मिलेगा। मतलब y की वैल्यू आपकी आ जाएगी लैम्डा -1/2 के बराबर, राइट। अगर z लैम्डा के बराबर है तो y इस क्वांटिटी के बराबर होना चाहिए, एंड अगर y आपको मिल चुका है तो किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके मैं क्या निकाल सकता हूं, x का वैल्यू भी अब निकाल सकता हूं, ठीक है ना। लेट्स से मैं पहली वाली इक्वेशन में पुट करता हूं तो यहां पे क्या है, x + 2y, 2y का वैल्यू कितना है, लैम्डा -1 के बराबर है, और ये वैल्यू आपकी 4 - 3 लैम्डा के बराबर है। सो x कितना हो जाएगा आपका ओवरऑल 5 - 4 लैम्डा के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज एग्जैक्टली द कॉम्बिनेशन दैट वी वर लुकिंग आउट फॉर। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ये मतलब नहीं होता है कि आप रैंडमली कुछ भी एक्स वाई जेड पिक कर रहे हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए आपके बहुत सारे ट्रिपलेट्स बनाए जा सकते हैं। अब यहां पे लैम्डा के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप यहां पे जो सॉल्यूशन अपने यहां पर बता रहे हैं ट्रिपलेट के फॉर्मेट में, उसमें एक्स की जगह लेकिन कैलकुलेशन करते समय ये एक्सप्रेशन यूज करो, वाई के लिए ये एक्सप्रेशन यूज करो, एंड z के लिए ये एक्सप्रेशन यूज करो। इन द सेंस लैम्डा की वैल्यू अगर आपकी मन कर रही है 0 डालने की, डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से एक पॉइंट बनेगा 0 डाल के, विच इज बेसिकली 5 - ½ एंड देन 0। ये आप देखोगे कि तीनों ही ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तीनों ही तो है ही नहीं, वैसे यहां पे दो ही बची, दोनों ही यहां पर इक्वेशंस को ये पॉइंट सेटिस्फाई करने वाला है 0 डाल के जो आपको मिल रहा है। ऐसे अगर आपको 1 डालने का मन है तो लैम्डा = 1 डालना है, डालो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रैंडम पॉइंट जनरेट नहीं होंगे, एक पर्टिकुलर पैटर्न में आने वाले पॉइंट्स ही आपके जनरेट होंगे। तो यहां पे 1 0 1 आपका जनरेट होगा। तो 1 0 1 आप यहां पे करके देख सकते हो। 1 0 1 ये करना इजी है क्योंकि इसलिए, है ना। तो यहां पे 4 बन रहा है, = 4 आ गया। 1 0 1 करके आपका 3 बन रहा है, ये 3 के बराबर आ गया, राइट। सो ये अगर आप लेकिन क्वेश्चन ये वाला सॉल्व अगर नहीं करो तो आपको कभी ये फील ही नहीं होता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब क्या है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, राइट। नाउ इस चीज को समझने के लिए अगर आपके उसमें थोड़ा सा नॉलेज है रिगार्डिंग 3D ज्योमेट्री तो और भी ज्यादा सहूलियत हो जाती है। बट आई डोंट थिंक कि जब बच्चे पहली बार क्रेमर्स रूल अपनी क्लास में पढ़ रहे होते हैं सो 3D ज्योमेट्री का नॉलेज उनके पास में होता है। दैट्स वाई मोर इंपॉर्टेंट इज कि जब 3D ज्योमेट्री पढ़ाया जाता है तो एक बार फिर से इस टॉपिक को रिविजिट किया जाए, और रिविजिट करके इन कॉन्सेप्ट्स को फर्दर यहां पर जो है थोड़ा विजुअल तरीके से यहां पे समझा जाए, राइट। लेकिन वो काम हम आज नहीं करना चाह रहे हैं, है ना। ये आपके सिंपल क्या है, प्लेन्स के ही इक्वेशन है। और अगर आपके यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं तो यूजुअली आपका जो प्लेन बनता है वो कैसा बनता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में आपका प्लेन बेसिकली फैमिली ऑफ प्लेन वाली कैटेगरी में जाता है। जैसे आपकी फैमिली ऑफ लाइन होती है वैसी फैमिली ऑफ प्लेन भी होती है, ठीक है ना। और फैमिली ऑफ प्लेन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपके एक पर्टिकुलर लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो ये लाइन के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट्स का ही एक्चुअली क्या हो गया, लाइंस के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट्स का ही एक तरीके से पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हो गया है, ठीक है ना। अभी जो मैंने स्टेटमेंट बोला वो केवल उन्हीं बच्चों को क्लियर होगा जिन्होंने यहां पर पहले थोड़ा सा डिस्कशन प्लेन का देखा हुआ है, राइट। आपको डरने की जरूरत नहीं अगर आप यहां पे पहली बार क्रेमर्स रूल पढ़ रहे हैं तो, ठीक है ना। आप अगर उस चीज को नहीं भी देखोगे तो भी आपको मैंने एक रास्ता बता दिया है टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड द सिनेरियो, ओके।
अब मैं यहाँ पे आपको कह रहा था कि एक बार फिर से फ्लो चार्ट के ऊपर चल के यहाँ पे अपने फ्लो चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, z इक्वल टू टी डालो, हमने टी की जगह लैम्डा डाला, ठीक है ना। तो क्या होगा, एंड सॉल्व एनी टू इक्वेशंस टू गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन टर्म्स ऑफ t। इन्होंने बोला एनी टू इक्वेशंस, हमें पर्टिकुलरली लेकिन दिख रहा था कि एनी टू लेने से काम नहीं चलेगा, मतलब एनी टू मतलब मैं इसको थोड़ी लूंगा यार, नीचे वाली दो ले ली, भाई ये नीचे वाली तो दो सेम ही है। तो एनी टू का मतलब ये है कि जो सेंस बना रही है ना, एनी टू मतलब ऊपर वाली दोनों को यहां पे लेके हम साइमल्टेनियसली फर्दर सॉल्व करके कुछ रिलेशंस बना सकते थे, इसलिए हमने ऊपर वाली दोनों ली। लेकिन इन्होंने यहां पे एनी टू क्यों बोला है, क्योंकि एक बात आप यहां पे नोटिस करोगे कि जब भी आपके पास में डेल्टा जीरो है, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड भी जीरो हो जाते हैं। अगर ऐसे सिनेरियो आपके पास में बन रहे हैं तो फिर वो जो तीन इक्वेशंस आपके पास में दी हुई हैं, सुनो ध्यान से, जब ये चारों के चारों आपके डेल्टा जीरो हो जाते हैं तो जो तीनों इक्वेशंस आपको इनिशियली दी हुई हैं वो तीनों एक्चुअली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस है ही नहीं। अगर आप दो इक्वेशंस को यूज करते हो तो उसकी मदद से आप तीसरी इक्वेशन इनके कॉम्बिनेशन से बना सकते हो। यह कब होता है, यह तब होता है जब आपके पास में चारों के चारों यहां पर डेल्टा जीरो आ जाते हैं। या फिर ऐसा वाला सिनेरियो होता है जो हमें यहां पे इस क्वेश्चन में देखने के लिए मिला कि कोई दो सेम ही हो गए, मतलब बहुत ही ज्यादा सेम हो गए, ठीक है ना। वो भी आपका सिनेरियो कहां लेके जाएगा, आपको चारों डेल्टा जीरो की तरफ लेके जाएगा, राइट। सो दैट इज द रीजन कि आपके पास में यहां पे आने के लिए क्या हो सकता है, आने के लिए आपके पास में यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आपका यहां पर सिनेरियो बना है ना, ये नो सॉल्यूशन का सिनेरियो कैसे बनेगा, ये अब थोड़ा सा यहां पर फील करने की कोशिश करो। आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब बनेगा, ये जो आपके तीनों इक्वेशंस हैं ये बेसिकली प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो प्लेन अगर आपके ऐसे हैं जैसे आपके नोटबुक के पेजेस हो, है ना, आपकी नोटबुक का ये बैक कवर है, ये आपकी नोटबुक का फ्रंट कवर है, एंड बीच में इसके ऊपर कोई एक पेज लगा हुआ है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, नोटबुक फील हो रही है यहां पर आपको। सो आपका जो नोटबुक का बाइंडिंग है ना, उसके ऊपर लाई करने वाले पॉइंट्स आप क्या कहते हो कि यार वो तो तीनों प्लेन के ऊपर लाई करेंगे। बैक कवर के ऊपर भी लाई करेगा वो वाला पॉइंट जो बाइंडिंग के ऊपर है, फिर वो फ्रंट कवर के ऊपर भी लाई करेगा, और इसके अंदर जो पेज है उसके ऊपर भी वो वाला पॉइंट लाई करेगा जो उस बाइंडिंग के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है ना। दैट इज हाउ यू इमेजिन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। लेकिन आपका जब यहां पे डेल्टा चारों के चारों जब जीरो हो रहे होते हैं तो ये अच्छा वाला सिनेरियो तो बन ही रहा होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में अच्छा वाला सिनेरियो बन रहा होता है, जैसे कि यहां पर आपको मैंने दिखाया है इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला सिनेरियो। लेकिन चारों के चारों डेल्टा अगर आपको जीरो करने हैं देन देयर इज वन मोर वे आउट। One more way of creating that idea is basically having all the three planes parallel, let us say। तीनों के तीनों प्लेन्स अगर आपके यहां पे पैरेलल हो जाए तो उस केस में भी आप यहां पे नोटिस करोगे कि आपके यहां पे डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड सबके सब जीरो आ रहे हैं अगर तीनों प्लेन्स आपके पैरेलल हो जाते हैं तो, राइट। सो ऐसा नहीं है कि डेल्टा इक्वल टू जीरो करने के बाद में अगर मैं इन तीनों को जीरो कर देता हूं तो ये गारंटी है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कुछ केसेस ऐसे भी आ सकते हैं, काफी कॉर्नर वाला केस है वैसे ये, है ना, काफी कॉर्नर केस है कि आपके पास में क्या हो गया, सारे के सारे प्लेन्स पैरेलल ही हो गए। सो पैरेलल प्लेन्स होने की वजह से भी आपके पास में यहां पर क्या होता है, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड भी जीरो हो जाते हैं और उसके साथ साथ आपका डेल्टा भी जीरो हो जाता है। समझ रहे हो इस आइडिया को। नाउ बिकॉज ऑफ दैट यहां पे थोड़ी सी ओवरलैपिंग देखने के लिए मिलती है इस केस में। लेकिन जब इस तरह के आपके इसमें इक्वेशंस होते हैं तो वैसे ही वो ऑन द फेस आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत है दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे वेक्टर 3D पढ़ते हो, 3D ज्योमेट्री में जब आप रियलाइज करते हो कि ये जो इक्वेशंस हैं ये अल्टीमेटली प्लेन की ही इक्वेशन है, सो आपको जब एग्जाम में बैठे हुए हो तब तो आपको यहाँ पर पूरा सिलेबस पता होता है, ठीक है ना। सो यूजुअली आपको ये डीकोड करना काफी इजीली हो जाता है कि यार ये तो नो सॉल्यूशन वाला सिनेरियो लग रहा है, ये तो प्लेन पैरेलल ही दे दिए इन्होंने, ठीक है ना। सो वो वाला केस ज्यादा आपको हिंड्रेंस में जाएगा नहीं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर ये जो है पॉसिबिलिटी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर बनती है, बट बिना डरे आप यहां पे ये चारों को इक्वल टू जीरो करने पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर कमेंट कर रहे हो तो करो, राइट। जैसे कि अभी तक हम यहां पे कर रहे हैं, इनफैक्ट चारों को चेक भी करने की जरूरत नहीं होती, कोई दो को यूज करके भी आपका यहां पर आंसर आ रहा होता है। इस चीज को भी आप ध्यान रखो, ठीक है ना। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने पहले वाले क्वेश्चन में दो का इस्तेमाल किया, डेल्टा और डेल्टा जेड का। अगले वाले क्वेश्चन में हमने यहां पे डेल्टा वाई और डेल्टा जेड का इस्तेमाल किया, डेल्टा का ही यूज नहीं किया, राइट। इस तरह के काम आप कर सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलर थिंग हैपेंड हियर आल्सो, डेल्टा जेड और डेल्टा वाई का इस्तेमाल करके हमने अपना आंसर निकाला है, राइट। सो दिस आई गेस कंप्लीट्स द डिस्कशन जो यहाँ पे फ्लो चार्ट का था, जिसको हमने यहाँ पे अभी बीच में रोक के रखा था। थोड़ा सा और यहाँ पर जो है आप इस तरह के कॉर्नर केसेस वाले क्वेश्चन जब सॉल्व करते जाओगे वैसे वैसे आपको यहाँ पर इसके ऊपर फर्दर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर नॉट कॉर्नर केसेस वाले सवाल, मोस्ट ऑफ द सवाल आर लाइक दिस ओनली, है ना, कुछ नहीं, बस
दे दिया है, बोला है नो सॉल्यूशन। अब अगर ये नो सॉल्यूशन है तो आपको यहां पे लैम्डा और म्यू निकाल के बताना है। सो नो सॉल्यूशन के लिए हमारी गारंटी क्या लेनी पड़ती है हमें कि यार डेल्टा को तो जीरो करो ही करो, लेकिन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में से किसी एक को तो नॉन जीरो करना ही पड़ेगा कम से कम, राइट। सो इसके लिए हम यहां पे क्या कहते हैं कि डेल्टा को तो देखो जीरो करवाना ही पड़ेगा। सो जैसे आप इस स्टेप को करते हो तो आपके इसमें यहां पे 1 1 1 पहला कॉलम एक्स के साथ में आता है, वाई के साथ वाले कॉन्स्टेंट्स आपके 1 2 एंड 5 हैं, एंड जेड के साथ वाले कॉन्स्टेंट्स आपके यहां पे 1 5 एंड लैम्डा है, ठीक है ना। ये तो आपको जीरो कराना ही है। ये अगर आपको जीरो कराना है तो देन अगेन मेरा थॉट ये है कि यार मैं यहां पे जितने जीरोस क्रिएट कर सकता हूं रो में उतने करूंगा। तो बहुत ही क्लियरली यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आई वुड वांट टू डू कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड आई वुड आल्सो वांट टू डू कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, ठीक है ना। यहां पे दोनों जगह क्योंकि जीरो बन जाएगा उससे, तो यहां पे आएगा 1 1 1, उसके साथ में यहां पे आ जाएगा 0 1 एंड 4, और यहां आ जाएगा आपका 0 4 एंड लैम्डा माइनस 1, ठीक है ना। इसको जीरो करवाना जरूरी है। जैसे आप यहां पे इसको जीरो कराने की बात करते हैं, आपको 1 के अबाउट ही बस ओपन करना है। 1 के अबाउट कितना आ जाएगा, लैम्डा माइनस 1 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, मतलब लैम्डा की वैल्यू तो देखो आपको 17 करना ही है। इसमें अब आप यहां पे कोई बदलाव नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लैम्डा तो आपका 17 ही होगा। मतलब जहां पे आप बोल रहे हो लैम्डा इक्वल टू 15 होना चाहिए, नहीं। लैम्डा 17 नहीं होना चाहिए, नहीं, लैम्डा होना चाहिए 17, तो लैम्डा होना चाहिए 17, राइट। अब अगर मैं यहां पे ऑलरेडी लैम्डा इक्वल टू 17 कर चुका हूं, मतलब मैं अपने फ्लो चार्ट में कहां पहुंच चुका हूं, मैं राइट हैंड साइड में पहुंच चुका हूं। ये बात तो गारंटी है कि यूनिक सॉल्यूशन से हम बाहर आ चुके हैं, हम अब डेल्टा इक्वल टू 0 वाले जोन में आ गए हैं अगर मैंने लैम्डा को 17 ले लिया है तो, राइट। लेकिन मैं अब फर्दर यहां जाना चाहता हूं, यहां एंट्री मुझे चाहिए। अगर यहां मुझे एंट्री चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि मुझे इन तीनों में से किसी एक को तो नॉन जीरो करवाना पड़ेगा। मतलब डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू 0 सॉल्व करो, या फिर डेल्टा वाई नॉट इक्वल टू 0 सॉल्व करो, या फिर डेल्टा जेड नॉट इक्वल टू 0 सॉल्व करो। ऐसा कुछ नॉट इक्वल टू 0 सॉल्व आपका यहां पे होने वाला है। और जैसे आप कहते हो कि नॉट इक्वल टू 0 आपका सॉल्व होगा तो आंसर भी नॉट इक्वल टू में ही आएगा ना। सो इतना भी अगर आप यहां पे जानते हो इस कॉन्सेप्ट के बारे में तो आपका सी आंसर यहां से कंफर्म हो जाता है। समझे क्या कि नॉट इक्वल टू 0 की ही तो बात होगी, इक्वल टू 0 की तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि इक्वल टू 18 तो तब आएगा ना जब आप यहां पे कहते हो कि यार आप इक्वेशन सॉल्व करने वाले थे, राइट। और भी लेकिन अगर कंफर्मेशन चाहिए तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, इसके अंदर किसी एक अच्छे डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में से किसी भी एक अच्छे को पिक करते हैं। सो आई अगेन वांट टू पिक व्हाट, आई अगेन वांट टू पिक डेल्टा जेड। डेल्टा जेड पिक करने से क्या है, डेल्टा जेड पिक करने से मेरे जो इनिशियल दो यहां पे अच्छे अच्छे कॉलम्स है 1 1 1 वाला एंड 1 2 5 वाला, वो तो इंटैक्ट रहेगा। ये जो आपका लैम्डा वाला कॉलम था उसकी जगह यहां पे मैं 6 9 एंड म्यू के साथ में म्यू को इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। और ये मुझे पता है कि मुझे कुछ भी करके इसको नॉट इक्वल टू 0 कराना है। ये आप ये बोलो कि चलो यहां पर मैं बस डेल्टा जेड निकाल के देखता हूं पहले क्या है, फिर बाद में डिसाइड करेंगे इसका क्या करेंगे, राइट। सो डेल्टा जेड अगर मैं यहां पे निकालना चाहता हूं देन अगेन व्हाट कैन बी द आइडिया एट दिस पॉइंट। यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि यार यहां पे डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं, तो यहां पे आ जाएगा आपके उसमें 0 1 एंड 4, और यहां पे 6 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं। 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 हो जाएगा, एंड 6 सब्ट्रैक्ट करा के यहां पे म्यू माइनस 6 आपका बनने वाला है, ठीक है ना। सो इसको फर्दर अगर आप 1 के अबाउट अब ओपन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, म्यू माइनस 6 एंड माइनस 12। तो यहां पे 18 का इंपॉर्टेंस तो है, देखो यहां पे अगर आप 18 म्यू की वैल्यू रख देते हो तो यार ये भी 0 हो रहा है 17 डालने पे और 18 डालने पे ये भी 0 हो रहा है, तो ये तो कोई अच्छी सिचुएशन थोड़ी नो सॉल्यूशन के लिए। नो सॉल्यूशन के लिए तो मुझे यहां पे नॉट इक्वल टू 0 चाहिए। तो अगर मैं यहां पे 18 नहीं लूंगा तो ये बहुत अच्छा सिचुएशन है, क्योंकि 18 अगर मैं नहीं लेता हूं तो मतलब ये 0 नहीं बनेगा, डेल्टा जेड आपका 0 नहीं बनेगा, और ये अपने आप में एक फुल प्रूफ कंडीशन बन जाएगी नो सॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना। इसलिए आपका यहां पर क्या आंसर आना चाहिए, सी आंसर यहां पर आपका कंफर्म तरीके से सही आना चाहिए। अंडरस्टूड। ऑलराइट, लेट अस डू वन मोर अमेजिंग क्वेश्चन, है ना। ये वाला सवाल भी आपके यहां पर जो दिमाग के थोड़े से यहां पे जाले हैं उसको साफ करने के लिए बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल फिर से दिखने में तो वैसा ही है, लेकिन अब यहां पर देखो कि हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम द क्वेश्चंस दैट वी वर डूइंग टिल नाउ। इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में नहीं बोला है, जैसे यहां पे स्टार्टिंग में बोल दिया है कि नो सॉल्यूशन के लिए आपको एफर्ट लगाने हैं, इनफाइनाइट के लिए एफर्ट लगाने हैं, इनफाइनाइट के लिए एफर्ट लगाने हैं। इन सवालों को सॉल्व करना थोड़ा ज्यादा इजी होता है, लेकिन जहां पे आपको ऐसा कोई सवाल देता है स्ट्रक्चर करके जहां पे इनिशियली कुछ नहीं पूछा, हर ऑप्शन आपको एक एक करके चेक करना होगा, तो ऑब्वियसली इसके अंदर थोड़े एफर्ट्स आपके बढ़ते हैं, राइट। बट लेट अस अगेन स्टार्ट विद द बेसिक आइडिया ऑफ क्रेमर रूल कि चलो डेल्टा निकाल के पहले यहां पर देखते हैं कि कंडीशन अननोन के ऊपर क्या बन रही है, ठीक है ना। अल्टीमेटली लैम्डा और म्यू आपके अननोन है, जिनकी अलग अलग वैल्यूज के लिए आपको कभी यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा होगा, कभी किसी कॉम्बिनेशन के लिए नो सॉल्यूशन मिलेगा, कभी किसी कॉम्बिनेशन के लिए आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। इस तरह से आपके यहां पर चीजें चेंज होती रहने वाली हैं, राइट।
तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे डेल्टा ही इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करके देखना चाहिए, एंड डेल्टा इक्वल टू 0 करने की भी जल्दी नहीं करना है, इस बार केवल डेल्टा कैलकुलेट करके देखना है, ठीक है ना। क्योंकि यार आपको यहाँ पर ये बोला थोड़ी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन टारगेट करो या नो सॉल्यूशन टारगेट करो, यूनिक सॉल्यूशन भी तो यहाँ पर आ ही सकता है ना, ये भी हो सकता है कुछ डिस्कशन में आ रहा होगा, ठीक है ना। सो आपको डेल्टा केवल कैलकुलेट करना चाहिए, इक्वल टू 0 करना है, नॉट इक्वल टू 0 करना है, ये बात की बात है, राइट। सो डेल्टा अगर मैं कैलकुलेट करता हूं यहाँ पे, तो मेरे पास में 1 1 1 वाला एक कॉलम है, फिर 1 2 3 वाला कॉलम है, एंड देन उसके बाद में 1 लैम्डा स्क्वायर एंड लैम्डा वाला कॉलम है, ठीक है ना। ऑलराइट, सो इफ दिस इज व्हाट वी हैव, तो यहाँ पे फिर से है ना, मेरा मन क्या कर रहा है इतने सारे 1 देख के, जी ललचाए, है ना, कि 1 देखे हम यहाँ पर क्या करते हैं, 0 तो बना ही लेते हैं, राइट। सो 1 1 1 यहाँ पर है, कॉलम का सब्ट्रैक्शन अब यहाँ पे इतना बार कर लिया है कि मुझे लगता है कि लिखने की भी जरूरत नहीं है, यू वुड अंडरस्टैंड जब यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने 0 लिख दिया है। तो यहाँ पे मैंने 1 सब्ट्रैक्ट कराया, यहाँ पर भी 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बनेगा, यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट करके 2 बनेगा, यहाँ पे भी 1 सब्ट्रैक्ट कराया है तो आपको 0 मिलेगा, 1 सब्ट्रैक्ट कराया तो लैम्डा स्क्वायर -1 मिलेगा, एंड 1 सब्ट्रैक्ट कराया तो आपको लैम्डा -1 मिलेगा, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर स्टेप में, सॉरी इक्वल टू 0 लिखने की आदत पड़ गई, इस पर्टिकुलर स्टेप में आप और एक चीज नोटिस कर सकते हो कि आप लैम्डा -1 कॉमन निकाल सकते हो इस कॉलम में से। लैम्डा -1 अगर आप यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हो, ठीक है ना, तो आपकी कैलकुलेशन और भी आसान आपको लगने लगेगी। लैम्डा -1 अगर आपने कॉमन निकाल लिया है तो आपके इसमें यहाँ पे 1 1 1 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 1 2 बचेगा, एंड देन यहाँ पे आपका 0 लैम्डा +1 एंड देन यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है ना, समझे क्या। इसको आप पहले फैक्टराइज कर लो, लैम्डा +1 इंटू लैम्डा -1। सो 0 में से तो कॉमन चीजें कोई भी निकल जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे लैम्डा -1 है, यहाँ पर भी लैम्डा -1 है, उसको हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे जो बच गया है फैक्टर दैट इज लैम्डा +1। ऑलराइट, नाउ आई कैन ओपन दिस ऑल्सो, सो दैट विल गिव मी हाउ मच, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा -1 के साथ में 1 के साथ में मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है 1 -2 लैम्डा -2, सो दैट इज गिविंग अस लैम्डा -1 के साथ में -2 लैम्डा -1। सो इफ यू नाउ नोटिस, तो आपको यहाँ पे अगर तो अब यहाँ पे आपको करना है तो, ठीक है ना, दैट्स हाउ वी विल नाउ स्टार्ट अवर डिस्कशन, कि ये हमें पता चल चुका है कि दिस इज अवर वैल्यू ऑफ डेल्टा, राइट। सो अगर मुझे यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू 0 करना है, मतलब मैं यहाँ पे या ऐसा करते हैं, एक एक करके ऑप्शन चेक करना स्टार्ट करते हैं ना, वो यहाँ पे रास्ता ज्यादा ठीक लग रहा है मुझे। लेट से मैं ऑप्शन ए चेक करना चाहता हूं कि यार ये ट्रू है या नहीं, राइट, मैं ऑप्शन ए चेक करना चाह रहा हूं। तो ऑप्शन ए चेक करने के लिए इन्होंने यहां पर क्या बोला है, सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इफ दिस कॉम्बिनेशन इज टेकन। लैम्डा को 1 ले लो और म्यू को 13 ले लो। लैम्डा को 1 और म्यू को 13 अगर मैं यहां पे लेता हूं, तो यार लैम्डा को 1 लेके क्या होगा वो एक बार देखते हैं, क्योंकि डेल्टा तो 0 फॉर श्योर होगा, तो एटलीस्ट इतना तो पक्का है कि यार ये यूनिक सॉल्यूशन वाले डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जरूर सकता है, लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए यहां पे जो अगला अननोन है म्यू, उसको भी कैलकुलेट करना जरूरी है। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस इफ आई टेक लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो यहां पर आपको मिलेगा x + y + z इज इक्वल टू 5, फिर आपको मिलेगा यहां पे x + 2y + z इज इक्वल टू 9, एंड फिर आपको यहां पर मिलेगा x + 3y एंड प्लस z इज इक्वल टू म्यू। ऐसा आपके इसमें यहां पे आने वाला है, राइट। इनफैक्ट इस पॉइंट पे अगर आप प्रॉपरली चेक ही करना चाहते हैं कि ये ऑप्शन सही है या नहीं, क्योंकि हमें तो यहाँ पे अल्टीमेटली वही चाहिए, तो आप तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू 13 के साथ ही यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना के देख लो, राइट। आप बोलो कि यार मुझे ऑप्शन ही अगर चेक करना है तो कंप्लीटली ऑप्शन ही चेक करते हैं, यहाँ पे भी 13 डाल ही देते हैं, ठीक है ना। सो जैसे आपने यहाँ पे 13 डाला, तो आपको यहाँ पर क्या नजर आना चाहिए, आपको यहाँ पे नजर आना चाहिए कॉम्बिनेशन, है ना, वो सबसे इजी तरीका है यहां पर आगे प्रोसीड करने का। हालांकि आप यहां पे अभी इन सभी इक्वेशंस को देखकर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड निकाल सकते हो। सो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड सारे के सारे आपके 0 आएंगे, एंड दैट इज वेयर यू कैन कंक्लूड कि चलो यार इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला ही सिनेरियो बन रहा है। बट ज्यादा आसान तरीका फिर से क्या होगा, हालांकि मैं यहां पर बार बार कह रहा था इनिशियली कि अगर आपने 3D नहीं पढ़ा है तो आप बाद में वापस आकर रिविजिट करो, है ना, क्रेमर रूल को वहां पर फिर से पढ़ो। लेकिन अभी भी थोड़ा सा यहाँ पर मैं समझाऊंगा, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर मैं थोड़ा सा बताऊं आपको कि यार ये एक प्लेन का रिप्रेजेंटेशन है, जैसे हमारे पास में 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल जब होती है तो 2 लाइंस बनती है हमारे पास में, ठीक है ना। जैसे y = mx + c है आपके पास में, या ax + by + c = 0 है। सो ax + by + c = 0 एक लाइन का इक्वेशन होता है 2D में। अब आप जब उसी के अंदर उसी फॉर्मेट में एक z कोऑर्डिनेट भी ऐड कर देते हो, तो वो 3D के अंदर प्लेन का रिप्रेजेंटेशन होता है। पहली बात तो ये दिमाग में रखो, मतलब ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है। नाउ व्हाट यू कैन नोटिस एट दिस पॉइंट इज, जो कि करना आसान है, कि अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को ऐड करता हूं, ठीक है ना, फर्स्ट और लास्ट को अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या होता है, यहां पे 2x बनेगा, यहां पे आपका 4y बनेगा, 2x बनेगा, 4y बनेगा, एंड यहां आपके पास में 2z बनेगा।
और राइट हैंड साइड में आपको 18 मिलेगा, है ना। आपका मतलब जो प्लेन 1 और प्लेन 3 है, P1 प्लस P3 करके इस तरह का वैल्यू आपके पास में आ रहा है। और वैसे ही आप अगर देखोगे ध्यान से, तो अगर मैं डायरेक्टली बस इसको इंटू 2 कर लूं, सेकंड वाली इक्वेशन को इंटू 2 कर लूं, तो क्या होगा, यहां पे 2x बनेगा, उसके साथ में आपका 4y बनेगा, एंड देन 2z बनेगा, और साथ में आपका 18 आएगा, राइट। सो इंटरेस्टिंगली ये दोनों इक्वेशंस आपकी मैच कर रही हैं। कैसी मैच कर रही है कि अगर आप यहां पे ध्यान से देखते हो, तो आपका प्लेन 1 प्लस प्लेन 3 करके 2 टाइम्स ऑफ प्लेन 2 के बराबर वैल्यू आप नोटिस कर पा रहे हो। जब भी इस तरह का आपके पास यहां पे कॉम्बिनेशन बनेगा, देन दिस ऑटोमेटिकली इंप्लाइज कि ये क्या हो चुका है, ये आपका बेसिकली इनफाइनाइट सॉल्यूशन का सिनेरियो हो चुका है, क्योंकि ये फैमिली ऑफ प्लेन के रिप्रेजेंटेशन को यहां पे दिखा रहा है। फैमिली ऑफ लाइंस आपने डेफिनेटली पढ़ा हुआ है ना। आई सपोज आपने 11th क्लास का लाइंस वाला चैप्टर पढ़ा है, तो आप जानते हैं कि जब भी मुझे दो लाइंस के इंटरसेक्शन से पास होने वाली कोई तीसरी लाइन का फॉर्मेट चाहिए, तो मेरा जो लाइन होता है वो किस फॉर्मेट को फॉलो करता है, L1 प्लस लैम्डा L2, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 को फॉलो करता है वो, ठीक है ना। वैसे ही होता है प्लेन के केस में। अगर आपके पास में दो प्लेन्स हैं और तीसरा प्लेन इन प्लेन्स के इंटरसेक्शन से ही पास हो रहा है, जो आपको बुक वाला एग्जांपल मैंने दिया था, ठीक है ना। जो इन दोनों प्लेन्स का इंटरसेक्शन है, उसी इंटरसेक्शन से, इंटरसेक्शन यहां पर क्या है, लाइन है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। सो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से ही अगर यहां पे कोई तीसरा प्लेन आपका पास होता है, देन वी कैन डेफिनेटली राइट दिस पर्टिकुलर प्लेन यूजिंग द प्लेन 1 इक्वेशन एंड प्लेन 2 इक्वेशन, ठीक है ना, जो इसको क्या कहते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0 करके आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दो प्लेन की मदद से तीसरे प्लेन को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, दिस क्रिएट्स अ सिचुएशन ज्योमेट्रिकली लाइक अ फैमिली ऑफ प्लेन का सिचुएशन, एंड दिस इन इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन। व्हाई? क्योंकि ये जो आपका पूरा बाइंडिंग वाला जोन है ना, ये सारे के सारे कॉमन पॉइंट्स आ गए, और ये पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर लाई करने वाले कितने पॉइंट्स होते हैं, लाइन के ऊपर लाई करने वाले तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। सो यहां से आप कंक्लूड कर सकते हो जस्ट बाय लुकिंग एट द स्ट्रक्चर कि क्योंकि यहां पे P2 का डबल करके आपको यहां पे P1 प्लस P3 मिला है, तो यहां पे हाफ कर दो, यहां पे हाफ इस तरफ सेंड कर दो, या आप यहां पे P1 को उस तरफ सेंड कर दो, जैसे भी आपको यहां पे कॉम्बिनेशन बनाना है बनाओ, ठीक है ना। लेकिन ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन अल्टीमेटली मीन सेम ही चीज करते हैं। सो यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको यहां पे गारंटी हो जाता है अगर आप यहां पे म्यू के प्लेस में 13 का रिप्लेसमेंट करने की परमिशन देते हो तो। और ये भी यही कहना चाहता है, सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस व्हेन लैम्डा इज टेकन इक्वल टू 1 एंड म्यू इज टेकन इक्वल टू 13, राइट। सो यहां पे क्या मैंने इसको पिक करना चाहिए एज आंसर? नहीं, क्योंकि ये ट्रू स्टेटमेंट है। आपको किसको सिलेक्ट करना है? जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है उस चीज को आपको पिक करना है, राइट। बिकॉज ऑफ दैट अब मैं स्टेटमेंट ए को पिक नहीं कर रहा हूं, वो गलती से ट्रू आ गया है, राइट। अब मैं अगर आता हूं नीचे और अगर मैं देखता हूं सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 13, ये एकदम सही बात है, ये एकदम सही बात है। क्यों? क्योंकि आपके पास में यहां पे जब 13 लिया था तब जाके ये कॉम्बिनेशन वाली बात बन पा रही थी। तो अगर आप 13 नहीं लोगे ना, लैम्डा इक्वल टू 1 तो आपने ले लिया, लेकिन आपने यहां पे 13 नहीं लिया, मतलब यहां पे हो जाएगी गड़बड़। उस केस में फिर आपको क्या नहीं मिलेगा, यहां पर फैमिली ऑफ प्लेन का स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, और यहां पे ये इनकंसिस्टेंट बोल रहा है, मतलब एकदम नो सॉल्यूशन वाली बात आपकी सही हो जाएगी। इसी चीज को आप डेल्टा जेड कैलकुलेट करके भी निकाल सकते थे, राइट। लेकिन जितने आइडियाज एज ए टीचर मैं आपको दूंगा उतना ही तो आपको भी सोचने के लिए यहां पे कहीं ना कहीं मौका मिलेगा, ठीक है ना। सो इसलिए यहां पर रादर देन डायरेक्टली गोइंग विद द डिस्कशन ऑफ डेल्टा जेड, जो कि आपको क्लियरली यहां पर म्यू की वैल्यू क्या निकाल के देता है, 13, डेल्टा जेड को 0 करना है तो म्यू को 13 लेना होगा। वैसे भी आप इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। डेल्टा जेड निकाल लो आप यहां पे, दैट इज ऑल्सो अ वे आउट, है ना। डेल्टा जेड अगर आप निकालते हो तो यहां से आपको मिलता यही है कि म्यू इक्वल टू 13 करने पे डेल्टा जेड इक्वल टू 0 होगा, राइट। ऑलराइट, सो जब आप नहीं करोगे तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि यार आपने डेल्टा को तो 0 कर दिया क्योंकि आपने लैम्डा इक्वल टू 1 लिया है, लेकिन म्यू आपने 13 नहीं लिया, मतलब आपने यहां पे नो सॉल्यूशन ट्रिगर यहां पे करवा दिया है। नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट, मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया है, ट्रू हो गया है, तो इसको भी मैं पिक नहीं कर सकता हूं एज माय सिलेक्शन। अगर हम आगे बढ़ते हैं, सिस्टम इज कंसिस्टेंट इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1, म्यू इज इक्वल टू 13। अब यहां पर आके कई सारे बच्चे यहां पे, है ना, थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। सिस्टम इज कंसिस्टेंट, पहली बात तो ये समझो, कंसिस्टेंट दो तरीके से हो सकता है। यूनिक सॉल्यूशन को भी कंसिस्टेंट कह सकते हैं एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन को भी कंसिस्टेंट कह सकते हैं, ठीक है ना। सो सी वाले केस को यहां पे थोड़ा और डिटेल में हम समझने की कोशिश करूं, ठीक है।
आपका जो सी वाला सिनेरियो यहां पर बन रहा है वो कह रहा है कि लैम्डा तो देखो आपने 1 नहीं लिया है, लेकिन म्यू को आपने 13 डेफिनेटली ले लिया है। म्यू को आपने 13 डेफिनेटली ले लिया है, लेकिन लैम्डा को आपने 1 नहीं लिया है। तो लैम्डा अगर आपने 1 नहीं लिया है तो आपके दिमाग में 2 सवाल आना चाहिए कि फिर लिया कितना है। 1 नहीं लिया है तो कितना लिया है भाई? क्योंकि अभी आपका डेल्टा 0 करने के लिए एक कैंडिडेट और है, -12 करके भी तो डेल्टा इक्वल टू 0 हो सकता है। समझ रहे हो? -12 यहां पे डालोगे तब भी यहां पर ये वैल्यू आपकी 0 बन रही है। तो हमें यहां पे 2 सोचना चाहिए केसेस कि आपने ये तो नहीं लिया है माना, लेकिन क्या आपने लैम्डा की वैल्यू -12 ली है या लैम्डा की वैल्यू आपने -12 नहीं ली है, ये बताओ। क्योंकि अगर तो आपने लैम्डा की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू आपने 1 नहीं ली है और आगे चल के आप ये भी मुझे बोलोगे कि मैंने -12 भी नहीं ली है, तो फिर तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा फॉर श्योर। ये उस केस में यूनिक सॉल्यूशन इंडिकेट करेगा, क्योंकि उस केस में अब डेल्टा 0 कभी नहीं हो पाएगा। डेल्टा 0 दो ही तरीके से हो सकता था, 1 पे या फिर -12 पे। आपने दोनों ही कंडीशंस के लिए मना कर दिया। ये पूछा मैंने आपसे, आपने इसके लिए मना कर दिया, मैंने ये पूछा, आपने इसके लिए मना कर दिया। यूनिक सॉल्यूशन आ गया, और यूनिक सॉल्यूशन क्या इंडिकेट करता है? कंसिस्टेंसी। तो ये वाला केस तो बहुत ही अपफ्रंट क्लियर हो गया। लेकिन क्या होगा अगर आप लैम्डा की वैल्यू -12 लोगे? तो लैम्डा की वैल्यू अगर आपने -12 ली है तो आगे मुझे देखना पड़ेगा कि म्यू आपने कितना लिया है फॉर श्योर। यहां पर तो देखने की जरूरत नहीं थी। अगर आपने लैम्डा की वैल्यू -12 ली है और उसके साथ में म्यू का वैल्यू आपने 13 लिया है, तो ये कॉम्बिनेशन डेफिनेटली वैसे ही चेक करना पड़ेगा मुझे जैसे मैंने ऑप्शन ए में चेक किया था। ठीक है ना? तो हम यहां पर क्या करेंगे, ऑप्शन ए के जैसे ही एक बार अपनी इक्वेशंस को लिख के देखेंगे कि यार इक्वेशंस हमारी क्या बन रही है अंडर दीज सर्कमस्टांसेस। ठीक है ना? सो पहली इक्वेशन तो आपकी डायरेक्टली आ जाएगी x + y + z, x + y + z = 5। सेकेंड इक्वेशन में -12 डाल के आपके उसमें आ जाएगा कितना, x + 2y + 1/4 टाइम्स ऑफ z = 9। ठीक है ना? एंड थर्ड इक्वेशन में आपको -12 डाल के क्या मिलेगा, x + 3y एंड -12 के साथ में z = कितना आएगा, म्यू। और म्यू की जगह हमें क्या डालना है, म्यू की जगह हमें यहां पे जैसे पिछली बार किया था वैसे इस बार भी करते हैं, म्यू लिखते हैं एंड देन उसको हटा के 13 लिखते हैं। राइट? सो इफ दिस इज व्हाट वी आर आफ्टर, इसको मुझे यहां पे एनालाइज करना है। तो अगेन क्या आप यहां पे कॉम्बिनेशन देख पा रहे हैं? कॉम्बिनेशन देख के इनफाइनाइट सॉल्यूशन ज्यादा इजीली यहां पर दिखाई देता है, इसलिए यहां पर मैं आपको थोड़ा सा पुश कर रहा हूं उस डायरेक्शन में। जैसे आप यहां पर देखो कि फिर से आपके पास में एग्जैक्टली सेम ही चीज बन रही है। अगर आप प्लेन 1 और प्लेन 3 को ऐड करते हो, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो आपके इसमें यहां पे 2x आता है, यहां पर आपके इसमें 4y आता है, और z के साथ में यहां पे इस बार हाफ ऑफ z बनेगा, और ये चीज आपकी 18 के बराबर हो जाएगी राइट हैंड साइड में ऐड करके। और इसका डबल करोगे, अगर इसको अगर आप 2 टाइम्स करते हो, टाइम्स 2, तो आपके पास में यहां पे 2x बनेगा, यहां पे 4y बनेगा, यहां पे हाफ z बनेगा, और ये 18 बनेगा। एग्जैक्टली सेम ही चीज यहां पे बनने वाली है। मतलब अगेन वी आर एबल टू डीकोड कि यार यहां पे जो ट्वाइस ऑफ प्लेन 2 है वो प्लेन 1 और प्लेन 3 के बराबर है। राइट? तो जब भी इस तरह का कॉम्बिनेशन मिलता है तो आप बिना डरे यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस अपने बनने वाले हैं, इस चीज को बता सकते हैं। ठीक है ना? सो इससे फायदा क्या हुआ, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन गारंटी दे रहा है। राइट? यहां पे आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन का गारंटी आ रहा है और यहां पे आपका यूनिक सॉल्यूशन का गारंटी आ रहा था, बट दोनों ही कंसिस्टेंट कहलाते हैं। यूनिक सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंटी कहलाता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंटी कहलाता है। मतलब ये कॉम्बिनेशन दोनों ही सिनेरियोज में जो आपके बना सकते थे, कंसिस्टेंसी की तरफ ही इशारा कर रहा है। मतलब ये फिर से आपका क्या हो गया, ये आपका फिर से ट्रू ही हो गया। तो दिक्कत कहां है, दिक्कत यही है इसका मतलब, क्योंकि यहां पर इसने नाम चेंज कर दिया ना, इसने क्या कर दिया, यूनिक कर दिया पहली बात तो। और यूनिक करने के साथ साथ इसने यहां पर क्या बोला है कि लैम्डा तो मैंने यहां पे 1 नहीं लिया है, और बच्चे सबसे पहले इसी को ट्रू मार्क करेंगे। देखना गड़बड़ यही होती है, गड़बड़ वाला ही यहां पर ये क्वेश्चन है, इसलिए यहां पर आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं। एक बार फिर से भले आप यहां पे इसका सॉल्यूशन गो थ्रू कर लेना और खुद से भी यहां पर इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। आपको बताऊंगा कि यहां पर जो है आपके पीवाईक्यूज कहां से आप सॉल्व करो, मार्क्स ऐप के ऊपर आपको काफी इजीली ये सेक्शन मिल जाता है, जहां पे इस तरह के जो कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन है आप टारगेट जरूर करना अपने साइड से। क्योंकि अगर आपने यहां पे खुद से प्रैक्टिस नहीं की है तो ये इतने देर से यहां पर जो मैं मेहनत कर रहा हूं वो बहुत दिनों तक आपके दिमाग में टिकेगी नहीं। राइट? खुद से मेहनत करोगे तो लंबे समय तक आपको याद रहेगा कि ऐसे वर्किंग आपको करनी होती है। अगर मैंने लैम्डा की वैल्यू 1 नहीं ली तो क्या ये अपने आप में यूनिक सॉल्यूशन की गारंटी दे रहा है क्या मुझे? लैम्डा की वैल्यू 1 नहीं लेने से
दिक्कत सॉल्व कहां हो रही है, क्योंकि -12 पे भी तो डेल्टा इक्वल टू 0 हो सकता है, और जैसे ही आपने डेल्टा इक्वल टू 0 कर दिया, जैसे आपने डेल्टा इक्वल टू 0 कर दिया, तो यूनिक सॉल्यूशन तो क्वेश्चन ही नहीं उठता फिर। तो आइडियली तो पता है क्या होना चाहिए था, इतनी पूरी मेहनत अलग करो, बस यहां तक कैलकुलेशन करो, यहां तक डेल्टा की ही बस कैलकुलेशन करो, ऑप्शन पढ़ के सबसे पहले डी ऑप्शन पे आ जाओ। अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी है, अगर आप देख रहे हो कि नहीं यार इसको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं यार इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व, अरे ये क्या लिखा है, अगर आप इतना प्रैक्टिस कर चुके तो आपको यहां पे दिक्कत दिखाई देनी चाहिए कि सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1। ऐसा कैसे गारंटी हो रहा है, क्योंकि म्यू के ऊपर तो चीजें डिपेंड ही नहीं कर रही यूनिक के लिए। यूनिक के लिए यहां राइट हैंड साइड में क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क किससे पड़ता है, यहां पे क्या है उसी से फर्क पड़ता है, केवल डेल्टा से फर्क पड़ता है। सो ये तो भूल ही जाओ, यहां पे जो एक्स्ट्रा कंडीशन दी है हमारे लिए इममटेरियल है। सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन फॉर लैम्डा इक्वल टू 1, ये फॉल्स है अपने आप में, बिकॉज लैम्डा कैन स्टिल बिकम -12 एंड -12 के ऊपर आपको यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, ये आपको मिनिमम कैलकुलेशन के साथ में एक्चुअली बताते आ रहा है। लेकिन अगर क्लास में मेरा इंटेंट ये होता कि आप जल्दी से आंसर कैसे निकालो, तो मैं पहले इसी ऑप्शन को टारगेट कर देता। मेरा टारगेट यहां पे आंसर तक पहुंचना नहीं है, मेरा टारगेट यहां पे जो जो फंडामेंटल सीखने हैं उनको डिस्कस करना यहां पर मेरा मेन काम है। इसलिए मैंने ABCD इसी ऑर्डर में आपके यहां पे सारे डिस्कशंस कंप्लीट किए हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली इसको डिस्कस कर लेता तो डेल्टा के बाद में एक्चुअली कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं थी इसके अंदर। सो एग्जाम में आपको लेकिन ये टारगेट करना है कि आप कम से कम कैलकुलेशन के साथ में कैसे अपने आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है ना। सो ऑलवेज ट्राई टू फर्स्ट फाइंड द ऑप्शन जिसमें कम कैलकुलेशन करके भी कुछ तो कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है, राइट। -12 डालने पे डेल्टा 0 हो जाएगा, तो यूनिक सॉल्यूशन कहां से आएगा, तो नॉट इक्वल टू 1 से गारंटी कहां हो रही है यूनिक सॉल्यूशन की। इन्होंने बोला था कि जो करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट उसको सिलेक्ट करो, तो हमने तो सिलेक्ट कर लिया, बाकी अब हो रहे नहीं हो रहे, हमें उससे क्या करना, राइट। दैट्स हाउ यू शुड बी थिंकिंग व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो दिस एक्चुअली कंप्लीट्स वन मेजर सेक्शन जहां पर जो हमारे पास में इक्वेशंस थी वो कैसी थी, जिसके अंदर D1 D2 D3 आपके 0 के बराबर नहीं थे। लेकिन एक सिंपलर वर्जन क्रेमर रूल का और हम यहां पे देखना चाहते हैं, जहां पे हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो होमोजेनियस साइमल्टेनियस इक्वेशन की कैटेगरी में आती हैं। तो इक्वेशन कैसी नजर आएगी, जहां पर आपके पास में जो D1 D2 D3 के वैल्यू हैं वो सबके सब 0 के बराबर है। अगर सारे के सारे वैल्यू आपके 0 के बराबर आते हैं, राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है उनकी बात चल रही है, अगर वो सारे के सारे वैल्यूज आपके 0 के बराबर आते हैं, देन दिस एक्चुअली इंडिकेट्स होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, नाउ ये इजियर सिनेरियो क्यों है, ये इजियर सिनेरियो इसलिए है क्योंकि आप जब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड कैलकुलेट करोगे तो वो तीनों तो हमेशा ही 0 आएंगे। डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड क्या होता है, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड बेसिकली आपके यहां पे D1 D2 का रिप्लेसमेंट करवाते हैं किस प्लेस पे, है ना। यहां पे जो D1 D2 D3 थे उनको हमने यहां रिप्लेस किया, यहां रिप्लेस किया, यहां रिप्लेस किया। अब अगर हम कह रहे हैं कि नहीं यहां पे तो 0 0 0 ही लिखा हुआ है होमोजेनस के केस में, तो ये 0 ये 0 ये 0 होना तय है, राइट। मतलब डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड तो आपके यहां पे 0 आने ही वाले हैं। बट और भी एक इंपॉर्टेंट बात जो आप यहां पे नोटिस करते हो इस तरह के इक्वेशन के केस में, वो ये है कि यार 0 0 0 तो हमेशा ही सेटिस्फाई करेगा ना। ये तो बहुत ही खतरनाक बात हो गई। 0 0 0 एक ऐसा सॉल्यूशन है जो इस तरह के सिनेरियो में हमेशा ही आपको सेटिस्फाई होते हुए नजर आएगा, तीनों ही केसेस में। 0 0 0 डाल दो, पहली इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गई, दूसरी भी हो गई, तीसरी भी हो गई, क्योंकि राइट हैंड साइड में सब जगह 0 लिखा है, हमें पता है। एंड सिंस इसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती कि 0 0 0 सॉल्यूशन आ रहा है, ये देखने के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, इसलिए इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। ट्रिवियल मतलब यूजलेस है, यूजलेस काइंड ऑफ सॉल्यूशन। ये तो है ही, मतलब ये तो पता ही है हमें, इसके लिए क्या पूछ रहे हो आप हमसे, राइट। दैट इज द आइडिया। व्हाई आर वी कॉलिंग इट ट्रिवियल, क्योंकि यार ये तो दिख ही रहा था ना। तो आपके यहां पे अगर और भी सॉल्यूशन निकल पाए तो उनको हमने नाम दिया है नॉन ट्रिवियल। ये वाला हो गया ट्रिवियल। अगर इसके अलावा और भी कोई सॉल्यूशन आपको मिले तो बताओ, और अगर बता रहे हो तो उन सॉल्यूशंस का नाम रखा गया है नॉन ट्रिवियल, क्योंकि वो ऑब्वियस नहीं थे, उनके लिए हमें मेहनत करनी पड़ी। ये ऑब्वियस सॉल्यूशन है, इसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो ट्रिवियल आप यहां पे गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, व्हाट डज ट्रिवियल मीन।
तो इट समवॉट मैचेस विद द आइडिया ऑफ यूजलेस या ऑफ लेस यूज या नो यूज, ठीक है ना। कि यार ये वाला कोई डिस्कशन कोई बहुत यूजफुल डिस्कशन थोड़ी है कि 0 0 0 आपका सॉल्यूशन है, राइट। बट अगर आप यहां पे अब फर्दर यहां पे सोचोगे तो हमारे पास में अभी तक 3 कैटेगरीज होती थी, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये जो हम स्पेशल सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं होमोजेनियस साइमल्टेनियस इक्वेशन का, इसके अंदर नो सॉल्यूशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आपने एक सॉल्यूशन तो देख के बता दिया। तो आपके पास में 2 ही कैटेगरीज बचती हैं अब, या तो आपके इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर आपके इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। पहली बात तो ये समझो, 2 ही कैटेगरीज है। और अगर ये दोनों ही कैटेगरीज को आप देखते हो तो ये कंसिस्टेंट वाली ही कैटेगरी है, मतलब ये इक्वेशन कभी भी इनकंसिस्टेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि कम से कम एक आंसर तो आपको देखो दिख ही रहा है, इसलिए कंसिस्टेंट तो है ही है। इसलिए यहां पे जो नाम इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल, राइट। सो आपके पास में जो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 वाला सिनेरियो है, ये तो यूनिक सॉल्यूशन का सिनेरियो है, वो तो है ही यूनिक सॉल्यूशन का सिनेरियो, उसको थोड़ी हमने चेंज किया कुछ, राइट। सो जैसे आप कहते हो कि ये आपका यूनिक सॉल्यूशन का सिनेरियो है, राइट। सो एक सॉल्यूशन तो आपको ऑलरेडी मिल गया था ना, ये वाला 0 0 0। सो वही बस एक यूनिक सॉल्यूशन है आपका, और कोई आपके पास में यहां पे सॉल्यूशन नहीं आएगा। मतलब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एक्चुअली इंडिकेट्स नॉन ट्रिवियल, ट्रिवियल सॉल्यूशन। सॉरी, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये बेकार वाला जो सॉल्यूशन है ना, वो ही बस आपको मिल रहा है, आपको कोई और दूसरा सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक ही मिल रहा है और एक तो आपके इसमें पहले से था, तो वही वाला एक्चुअली यहां पे इसका मतलब इंडिकेशन आया है। लेकिन जैसे डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाता है, अब यहां पे कोई टेंशन ही नहीं है, ये डेफिनेटली इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ही इंडिकेटर है, क्योंकि नो सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता। तो ये है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर श्योर, राइट। डेल्टा इक्वल टू 0 इंप्लाइज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो आपके पास में आएंगे उसमें से एक सॉल्यूशन 0 0 0 होगा और बाकी सारे कैसे होंगे, नॉन ट्रिवियल होंगे, क्योंकि 0 0 0 वाले का नाम ट्रिवियल है, तो इसका नाम हमने नॉन ट्रिवियल रखा है, ठीक है। सो जब भी कोई आपको कहता है कि होमोजेनियस इक्वेशन देके कि इनके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस आने वाले हैं, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, डेल्टा इक्वल टू 0 करना है, ठीक है ना। क्या करना है, डेल्टा इक्वल टू 0 करना है। सवाल आप यहां पर देखना स्टार्ट करते हैं, काफी छोटा सा यहां पर इसका अंडरस्टैंडिंग है, कोई बड़ा फ्लो चार्ट नहीं है इसके अंदर। यहां पर देखो आपका सिनेरियो क्या है, 0 0 0 राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत ही बढ़िया आपका यहां पे सवाल बन गया। हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, बहुत ही बढ़िया, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है इसका। जैसे कोई कहता है कि होमोजेनियस इक्वेशन के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आप आ रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब डेल्टा इक्वल टू 0, और डेल्टा मतलब कितना है यहां पे 4 2 म्यू, उसके साथ में है आपका लैम्डा -1 and 2, एंड उसके साथ में आपका 2 1 and 3, इसका डेल्टा 0 करवा दो बस, राइट। अच्छा, और इसका डेल्टा अगर आपको 0 कराना है, अगेन मैं तो अपनी आदत से मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता यहां पे। मैं यहां पर क्या चाहूंगा कि यार मैं मैक्सिमम जीरोस बनाना चाहूंगा, ठीक है ना। जीरोस कैसे यहां पर बना सकता हूं मैं, एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन यहां पर मुझे नजर आ रहा है कि कॉलम 3 को डबल करके सब्ट्रैक्ट करा लेता हूं, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा इन द सेम इक्वेशन, ठीक है ना। तो आप अगर यहां पे डबल करके 0 कराते हो तो सब्ट्रैक्ट कराते हो तो 0 होगा, डबल करा के सब्ट्रैक्ट कराते हो तो 0 होगा, डबल करा के सब्ट्रैक्ट कराते हो तो यहां पे म्यू -6 बनेगा। बाकी वो चेंज करने की जरूरत नहीं है, बाकी छोड़ दो ऐसा ही, ठीक है ना। विच इज बेसिकली लैम्डा -1 and 2, एंड यहां पे आ जाएगा 2 1 and 3, ठीक है ना। इसको इक्वल टू 0 करना है, तो आप यहां पे कॉलम 1 के वर्ड ओपन कर सकते हो, तो म्यू -6 के साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, दिस इंटू दैट माइनस दिस इंटू दैट, तो हो जाएगा आपका कितना, लैम्डा एंड देन +2 इक्वल टू 0। सो दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप म्यू की वैल्यू 6 कर लो या फिर आप लैम्डा की वैल्यू -2 कर लो, राइट। सो अगर आपने म्यू की वैल्यू 6 कर ली है तो लैम्डा एक्चुअली अगर आप -2 नहीं भी करते हो तो भी 0 तो हो ही जाएगा ना। दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका करेक्ट है कि अगर आपको डेल्टा को 0 करवाना है तो दोनों में से किसी एक चीज को भी अगर आप यहां पे सेटिस्फाई करवा दोगे आपका काम हो जाएगा। दोनों को एक साथ कराना है ऐसा जरूरी नहीं है, इक्वल टू 0 कराने की या तो ये 0 हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है या दोनों 0 हो सकते हैं, राइट। तो लैम्डा इक्वल टू -2 लेकिन कहीं दिया नहीं है, अगर यहां पे दिया हो तो लैम्डा इक्वल टू -2, लैम्डा इक्वल टू -2 एंड म्यू बिलोंग्स टू रियल, तो ये भी आपका एक करेक्ट ऑप्शन होता, जैसे कि म्यू इक्वल टू 6 एंड लैम्डा इक्वल टू रियल नंबर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। वैसे ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है लेकिन दिया नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सिलेक्ट ओनली ए एज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस, राइट।
सो नॉन ट्रिवियल पूछते हैं हमेशा इस केस में, और डेल्टा की वैल्यू आपको 0 करनी होती है, ठीक है ना। अब क्योंकि ये इतना आसान है इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए थोड़ा सा कुछ और कर लेते हैं। कभी यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा कुछ डालने की कोशिश होती है, कभी ट्रिग्नोमेट्री डालने की कोशिश होती है, ठीक है ना। बट आपको यहाँ पे इसका मतलब क्या है, सिंपल सा डेल्टा इक्वल टू 0 ही मिलने वाला है। सारे के सारे 0 हैं, नॉन ट्रिवियल की बात चल रही है, मतलब आपको डेल्टा इक्वल टू 0 करना है। डेल्टा के अंदर अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको यहाँ पे 1 1 1 मिलता है, यहाँ पे √2 साइन अल्फा है, उसके साथ में आपका कॉस अल्फा, उसके साथ में साइन अल्फा। यहाँ अगर हम देखते हैं तो √2 के साथ में कॉस अल्फा, यहाँ पे आ गया साइन अल्फा, एंड यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ कॉस अल्फा, ठीक है ना। दिस इक्वल टू 0 करने से आपका जो भी है कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, नॉन ट्रिवियल वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे देखते हो कि इसके अंदर कुछ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन करने की सोचोगे, कुछ खास मिलेगा नहीं आपको, तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली ओपन कर लो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में ही आपको मिल पाते हैं। वैसे आज हमने इतने सारे क्वेश्चन किए, दिस इज द ओनली क्वेश्चन जिसके अंदर मैं आपको बोल रहा हूं कि डायरेक्टली ओपन कर लो। बाकी इन एवरी अदर सिनेरियो मैंने आपको सजेस्ट किया है कि 0 बना लिया करो, ठीक है ना। उससे कैलकुलेशन जो आप डिटरमिनेंट के बाहर कर रहे होते हो वो डिटरमिनेंट के अंदर ही अंदर कंप्लीट हो जाती है, बस इतना ही डिफरेंस है, राइट। कैलकुलेशन तो देखो सभी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करना चाहता हूं तो 1 के साथ में कितना आ रहा है, 1 के साथ में आपका आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, फिर आपका माइनस √2 साइन अल्फा के साथ में कितना आ जाएगा, माइनस √2 साइन अल्फा के साथ में आएगा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, एंड देन यहाँ पे √2 कॉस अल्फा के साथ में कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। दिस हैज टू बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये तो आपका बेसिकली माइनस साइन कॉमन निकाल के 1 बन रहा है, तो ये आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। यहां अगर मैं देखता हूं तो ये √2 के साथ में मल्टीप्लिकेशन होकर प्लस साइन आएगा, √2 के साथ में साइन अल्फा कॉस अल्फा। आगे अगर आप यहां पे देखते हो तो यहाँ पे √2 के साथ में साइन स्क्वायर अल्फा आ रहा है। यहां अगर आप देखते हैं तो आपके उसमें अंदर मल्टीप्लिकेशन के बाद में √2 के साथ में साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये दोनों टर्म ऐड होने वाले हैं, एंड यहां पे आ जाएगा माइनस साइन के साथ में √2 के साथ में साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों टर्म्स भी आपके कंबाइन हो जाएंगे, राइट। सो यहां से अगर आप देखते हैं तो ये -1 लिखा हुआ है, इसको हम राइट हैंड साइड में पुश कर सकते हैं, एंड इन दोनों को अगर मैं मर्ज करता हूं तो √2 के साथ में आपको क्या मिल रहा है, 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा विच इज sin 2 अल्फा, और यहां से भी अगर मैं -√2 कॉमन निकालता हूं तो ये cos 2 अल्फा का फॉर्मूला आपको दिखना चाहिए, राइट। दिस हैज बिकम इक्वल टू 1, जो 1 मैंने राइट हैंड साइड में भेजा था। सो नाउ हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे बेसिकली √2 से पहले तो डिवाइड कर सकते हैं, √2 से डिवाइड करने के बाद में एक और √2 से इनफैक्ट डिवाइड कर सकते हैं। तो आप तो ऐसा मानो कि मैंने 2 से डिवाइड कर दे, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास में 1/√2, यहाँ पर आ जाएगा 1/√2, और यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ 2 अल्फा, और उसके साथ में आ जाएगा 1/2, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो कॉम्बिनेशन बना है, इसको मैं कैसे बोल सकता हूँ, साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस π/4, ऐसा बोल सकते हैं इसको अगर मैं कंप्रेस करना चाहूं तो साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस π/4, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये आपका किसके बराबर जा रहा है, 1/2 के बराबर बेसिकली जा रहा है, मतलब यहां पर ये इसको साइन ऑफ π/6 के बराबर में कह सकता हूं, राइट। सो आपका यहां पर काम क्या है, आपका काम यहां पर है कि आप इसको डायरेक्टली कंपेयर कर लो, राइट, एंड यहां पे अगर आप इसको राइट हैंड साइड में भेजते हो, यहां पर वैसे हम जनरल फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने वैसे भी अल्फा आपको जो है 0 से लेके π/2 के बीच वाले कोई एक वैल्यू पूछा है, तो जो सबसे छोटा वाला वैल्यू है उसी को आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो तो काम हो जाएगा। अदरवाइज आइडियली तो हमने यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन लिखना चाहिए था, बट दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 12 आपका एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2π, यहाँ पे आपका बचेगा 3π, 5π न्यूमरेटर में आ गया है, और यहाँ पे बनेगा 5π/24 एज द फाइनल आंसर, ठीक है ना। सो ये डिस्गाइज्ड क्वेश्चन एक तरीके से देखा जाए तो है, तो क्वेश्चन वैसे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का है, राइट। क्योंकि आपका जो यहाँ पे डिटरमिनेंट्स वाला थॉट है वो तो केवल यहीं पे आके खत्म हो चुका है, इनफैक्ट यहीं पे खत्म हो गया, इसका हमने डिटरमिनेंट ओपन कर लिया तो इक्वेशन बन गई, और फिर यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करने का आपका यहाँ पे जो पूरा आइडिया है वो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, राइट। सो ऑब्वियसली आपके अगर यहाँ पे होमोजेनियस वाले पैटर्न पे सवाल पूछे जाएंगे तो थोड़ा कुछ और एफर्ट आपसे लगवाए जाएंगे ताकि वो जेई लेवल का क्वेश्चन बन पाए। अदरवाइज आपके जो इनिशियल हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसके अंदर होमोजेनियस इक्वेशन नहीं थी, है ना, राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट्स कुछ ना कुछ थे, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स थे, उनके ऊपर आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस होनी चाहिए, राइट। सो लेट मी शो यू वेयर यू शुड बी गोइंग आफ्टर दिस। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग तो आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, एंड जेई के अंदर बच्चों फिर से मैं आपको बता दूं, जेई मेन के अंदर क्वेश्चंस का कलेक्शन एक्चुअली बहुत अच्छा है। आप अगर यहाँ पे जेई मेन के ऊपर जाते हैं ना, आपके मार्क्स ऐप के ऊपर, सो मार्क्स ऐप पे आपके पास में जो सेक्शन है यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, मेट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स वाला। डिटरमिनेंट्स वाले सेक्शन में आप जाओ और यहाँ पे ना आप टॉपिक वाइज में चले जाओ। टॉपिक वाइज वाला जो यहाँ पे कैटेगरी है सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे
किसी दिन अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो भी आपको यहाँ पे बाइफरकेटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं। फर्दर आपको ये भी पता चल जाता है कि क्वेश्चंस आपके किस कैटेगरी से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ओवरऑल 199 क्वेश्चंस हैं अभी तक, इतने क्वेश्चन है ना। हर साल यहाँ पर जो भी नए पीवाईक्यूज होंगे वो ऐड होते जाएंगे, तो ये नंबर आपका थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा, बट एकदम से नहीं बढ़ने वाला कोई भी नंबर, ठीक है ना। सो आपका यहाँ पर जो भी एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट वाला थॉट है ना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके अंदर 53 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपके है ना काफी 6 क्वेश्चन है, कितने में से 200 में से, ठीक है ना। लेकिन 200 में से 137 क्वेश्चंस, 200 में से 137 क्वेश्चंस केवल इसी थॉट पे है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके बताओ, ठीक है ना। एंड आप यहां पे जाके देखो आपके 137 में से जो रीसेंट आपके पीवाईक्यूज हैं उनको आप बेसिकली यहां पे एटलीस्ट टारगेट कर लो, ठीक है ना। तो आपको भी यहां पर पता चल जाएगा कि आपका यहां पर जो आज का लर्निंग है वो सही तरीके से कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आ रहे हैं उनको मार्क करके रखो, देखो कि ऐसा क्या है उन सवाल के अंदर, सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे क्योंकि देखने के लिए मिल जाएगा। एंड आप देखो कि ऐसा क्या था उसके अंदर जो बेसिकली लेक्चर से भी ज्यादा कुछ डिमांड कर रहा था, ठीक है ना। सो नॉलेज तो नहीं डिमांड कर रहा होगा, लेकिन यस पैटर्न ऑफ क्वेश्चन में आपको यहाँ पे अगर कहीं लर्निंग मिलती है सॉल्व करके तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने अपने साइड से लेक्चर के अंदर वैसे सारे ही पैटर्न्स कवर कर लिए हैं। ऑलराइट, चलिए, सो आई गेस दैट्स अ गुड लर्निंग, है ना। हमारे यहाँ पे क्रेमर्स रूल इसी के साथ में कंप्लीट होता है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय बाय।